So good evening everyone. Whatever we have discussed in the last class, सबने रिवाइज कर लिया? चलो एक बार क्लास में फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? हमने बिजनेस लॉज जो हमारा पार्ट ए ऑफ द पेपर है उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? जिसको आप कंपनी लॉ बोल सकते हैं, बट टेक्निकली जो एक्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. एंड मैंने बताया था ये जो कंपनी लॉ है इसका क्या नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लॉ? इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. इट मीन्स वेन एवर एनी बिजनेस, वो बिजनेस चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, गुड्स में एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, अगर कंपनी फॉर्म में कोई भी बिजनेस किया जा रहा है, देन वन थिंग इज वेरी क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट कि साहब इस पे कंपनी लॉ जरूर लगेगा. उस बिजनेस का हर एस्पेक्ट किस लॉ के अकॉर्डिंगली रेगुलेट होगा, दैट इज द कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. रेगुलेट होने का मतलब उस बिजनेस में जितनी भी चीजें, जैसे एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस हो रहा था, कंपनी बनेगी कैसे? सबसे पहले वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेगी, फिर बनने के बाद कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, डायरेक्टर्स, उनके मीटिंग्स किस तरीके से होंगी, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन, ये सारी बातें कंपनी लॉ में दे रखी हैं. तो हर एस्पेक्ट एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग चलेगा? अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, वेन एवर एनी बिजनेस इज डन इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज और डिस्कस की थी कि सब कुछ कंपनी लॉ के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा लॉ भी लग सकते हैं अगर नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर्म नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइप का है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी बैंकिंग बिजनेस में है तो उस केस में इन एडिशन टू द कंपनी लॉ साथ में क्या लगेगा? बैंक. इन एडिशन टू, ठीक है? सब्स्टिट्यूट नहीं करेगी साहब उसकी जगह ये लगे, ऐसे नहीं, दोनों लगेंगे. कंपनी लॉ तो लग रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी फॉर्म, और आपको बैंकिंग लॉ लगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस. जो भी कंपनी बैंकिंग, जैसे मैंने एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड कंपनी फॉर्म में है तो कंपनी लॉ तो लगेगा ही, और क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग, तो साथ में बैंकिंग लॉ भी लगेगा. ऐसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो उनके ऊपर क्या कंपनी है, कंपनी फॉर्म में, तो कंपनी लॉ तो लगेगा साथ में. अगर इंश्योरेंस बिजनेस है तो इंश्योरेंस लॉ भी साथ में लगेगा. ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो कंपनी लॉ तो लगेगा साथ में, इलेक्ट्रिसिटी की जो स्पेसिफिक लॉज है वो भी लगेगी. इज दैट क्लियर? मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि साहब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि साहब मान लीजिए एक बैंकिंग कंपनी है एंड उसमें दोनों लॉ हम लगा रहे हैं, कंपनी लॉ भी और बैंकिंग लॉ भी, एक फॉर्म के आधार पे और एक आपको नेचर के आधार, नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पे, तो आधार मतलब बेसिस पे. इसका मतलब अगर दोनों में कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कुछ कुछ प्रोविजन पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए कि साहब एक प्रोविजन कंपनी लॉ का कुछ कह रहा है और एक प्रोविजन बैंकिंग लॉ कुछ कह रहा है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्राडिक्शन मींस हिंदी बोलते विरोधाभास, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था? स्पेसिफिक लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल. तो एक बैंकिंग कंपनी के लिए कंपनी लॉ स्पेसिफिक है या बैंकिंग लॉ? बैंकिंग लॉ. ऐसे एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस लॉ इज स्पेसिफिक एंड कंपनी लॉ इज जनरल. ऐसा कीजिए, एक प्रिंसिपल नोट डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट डाउन कीजिए. बेटा ऑल द स्टूडेंट जो कि अभी ऑनलाइन लाइव हैं, आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा. आप भी सब क्लास के साथ रहेंगे, कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए. आप चैट पे अपने डाउट्स लिख सकते हैं. अनिकेत, मान्या, वट एवर द डाउट्स यू हैव यू कैन राइट ऑन द चैट. दक्ष, लिखिए, एक प्रिंसिपल मैं लिखवा रहा हूं. एक लॉ का प्रिंसिपल है, आप नोट करें, ये हर जगह यूज होता रहेगा जब भी सिचुएशन बनेगी. लिखिए, वेन एवर मल्टीपल लॉज are applicable in a given situation, when multiple laws are applicable in a given situation, comma, all the laws
are required, all the laws are required to be complied with. Complied means फॉलो करना है आपको उसे. जो भी आपके लॉज हैं, 2 लग रहे हैं, दोनों फॉलो करना है, 3 लग रहे हैं, तीनों फॉलो करना है, समथिंग लाइक दिस. इज दैट क्लियर? ऑल द लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ. फुल स्टॉप कीजिए, फुल स्टॉप. ऑल द लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ, फुल स्टॉप. पहले मैंने बताया ये ध्यान रखना है. कई बच्चे सीधे उस पर आते हैं कि सब स्पेसिफिक विल प्रिवेल. वो कब है? जब कॉन्ट्राडिक्शन है. ये सुनो, तो पहले अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो दोनों फॉलो करना है. फिर लिखिए आगे, फुल स्टॉप के बाद लिखिए हाउएवर if there is a contradiction, if there is a, however, if there is a contradiction, contradiction, contradiction. However, if there is a contradiction, comma, then the law which is specific, for that situation, उस सिचुएशन के जो स्पेसिफिक है, then the law which is specific for that situation will prevail, will prevail, P-R-E-V-A-I-L, will prevail over the law which is general for that situation. Will prevail over the law which is general for that situation. मतलब उस सिचुएशन के लिए जो जनरल है उसके ऊपर कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? वो लॉ जो स्पेसिफिक है. तो जहां आपने स्पेसिफिक लिखा उसको अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. विल प्रिवेल को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है, और जनरल को और कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड को अंडरलाइन कीजिए कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या होगा? उस सिचुएशन के लिए जो लॉ स्पेसिफिक है वो प्रिवेल करे. प्रिवेल करने का मतलब क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, मतलब हम उसे फॉलो करेंगे और जनरल लॉ को इग्नोर. लेकिन तब जब कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए मैंने पहला सेंटेंस के लिखा है सारे फॉलो करें. बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर गलती क्या करते हैं, सीधा सेकंड सेंटेंस पे आए थे. ये गलत है. जब तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है हमें पूरे दोनों फॉलो कर. 2 लग रहे हैं, कई बार 3 लॉ लगते हैं, 4 लॉ लगते हैं, सब फॉलो करने हैं जो भी वहां उस सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं. लेकिन जब कॉन्ट्राडिक्शन हो तो देखिए कि सब उस सिचुएशन के लिए कौन सा स्पेसिफिक है और कौन सा जनरल है. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, जैसे ऐसे ही मैं आपसे टू हैव मोर क्लैरिटी एक और इसी तरह का, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे एक एग्जांपल लेता हूं. अच्छा, एक पार्टनरशिप फर्म है. प्राइमरली पार्टनरशिप फर्म किस लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. एकदम पूरा नाम बोलना है, ठीक है, आदत वैसे ही पड़ेगी. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. क्लियर? ठीक, उससे गवर्न होती है. इज दैट ओके? कभी कभी ऐसा था कि क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, बहुत वास्ट होते हैं सब्जेक्ट्स. देयर इज नो एंड टू दैट, ठीक है. और एक होता है, अच्छा एक चीज बताइए, अकाउंट्स हैं, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप 11th में पढ़ते हैं. जब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं 11th में पढ़ते हैं. 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फिर आप सीए ज्वाइन किए, साथ में आपने बीकॉम ज्वाइन किया, तो बीकॉम में पढ़ रहे हैं, सीए में फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, फिर इंटर में भी फाइनल. अकाउंटेंसी तो है ही वही, लेकिन क्या लेवल बढ़ता जाता है? अच्छा, लेवल में क्या डेप्थ बढ़ती जाती है? देखा जाए आपके थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंटिंग आई थिंक 11th-12th में भी थोड़ा बहुत आ जाता है. कुछ एक चैप्टर आ जाते हैं ना, शेयर्स से रिलेटेड अकाउंटिंग, तो वो कंपनी अकाउंटिंग आ गई. लेकिन आप सीए फाइनल में मतलब वो एकदम एक्सट्रीम डेप्थ हो जाती है. ऐसे हर सब्जेक्ट में ऐसे ही है कि आप सब्जेक्ट की मतलब कहीं कहते हैं सब्जेक्ट में जितना डीप कुछ नया और सीखते ही जाएंगे, एंड नहीं है. एंड देयर इज नो एंड टू दैट, ठीक है. तो वैसे एक छोटी सी बात, कंपनी लॉ वैसे कंपनी पे लगता है, लेकिन कुछ एक प्रोविजन ऐसे भी हैं कंपनी लॉ में जो पार्टनरशिप पे भी लग सकते हैं. अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अभी आपकी स्टेज नहीं है वो सब चीज समझाने के लिए, ठीक है. बहुत चीजें हैं, मतलब देयर इज नो एंड टू दैट, ठीक है.
मेरे साथ ज्यादातर ये कई बार इस तरह का मेरे पर आरोप लग जाता है बच्चों पे, सर जरूरत से ज्यादा ही बता देते ये मेरे साथ दिक्कत आया थी, ठीक है, कि सर इतना ज्यादा बताया था, ठीक है। लेकिन मेरे को हमेशा लगता है नॉलेज होने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, एंड नॉलेज ज्यादा हो तो कम नहीं होनी चाहिए, कम होने में दिक्कत है, ज्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल का जमाना क्या, शॉर्टकट में काम करना है, नहीं तो वो थोड़ा सा वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हमेशा बोलते हैं नॉलेज ज्यादा हो तो अच्छी है। अच्छा, अगर कोई कंपनी लॉ का प्रोविजन, अगर है कुछ एक प्रोविजन ऐसे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो आपका काम कभी नहीं अभी। अगर कोई कंपनी लॉ का प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म पे भी लग रहा है, जब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है बिटवीन द प्रोविजन ऑफ कंपनी, दैट प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ एंड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या वो पार्टनरशिप फर्म दोनों फॉलो करेगी? हाँ या ना? लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगी तो कोई ऐसा प्रोविजन कंपनी का जो पार्टनरशिप फर्म पे लग रहा है, लेकिन आपको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप एक्ट इज क्या, स्पेसिफिक लॉ है, वो बनाई उसी के लिए, और किसी पे लगता नहीं है। कंपनी लॉ तो आपको मेनली कंपनी के लिए है, और कभी कभी कुछ कुछ प्रोविजन आपको औरों पे भी लग जाते हैं, तो देखा वो जनरल हो गया फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन को प्रिवेल कराएंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे, एंड उस कॉन्टेक्स्ट में कंपनी लॉ के प्रोविजन को इग्नोर कर देंगे। इस प्रिंसिपल से क्या आंसर निकल आएगा? एक प्रिंसिपल मैंने समझा दिया, कहीं भी मैंने तो इसमें कोई भी नाम नहीं लिखा, ये एक्ट वो एक्ट कुछ नहीं लिखा। मैं क्या लिखा, व्हेन मल्टीपल लॉज आर एप्लीकेबल इन अ गिवन सिचुएशन। वो सिचुएशन एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है, कुछ भी। अभी मैंने एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल दे दिया, तो आपको एक प्रिंसिपल पता लग गया कि साहब कभी भी प्रिंसिपल, और ये ऐसे लैंग्वेज में तो एक प्रॉपर आपको पता लगेगा ये लीगल प्रिंसिपल है, जब भी ऐसी स्थिति होगी तो हमें ऐसा करना है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब आते हैं कंपनीज एक्ट का जो स्ट्रक्चर है, I hope everyone has got the book. देखिए, क्या लिखा था? कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शन? 470। टोटल 470 सेक्शन है और 7 शेड्यूल्स हैं लास्ट में। ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा। एंड द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड 29 चैप्टर्स। अच्छा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साहब जितने भी लॉज बनते हैं या ऑन एनी ऑफ द मैटर गिवन इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो बना है ऑन अ मैटर गिवन इन यूनियन लिस्ट, तो किसने बनाया होगा? सेंटर लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलना, ठीक है, सेंटर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, ऐसे लॉ क्या पूरे कंट्री पे लगते हैं जो क्या लो, इट एक्सटेंड्स टू, एक्सटेंड्स इट अप्लाइज, एक्सटेंड का मतलब इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट मैटर का लॉ है, पार्लियामेंट ने बनाया है, दैट्स व्हाई इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। और इसके आगे एक लाइन का सब्सटेंशियल पार्ट, ये अभी बताऊंगा, ये अब आपको नहीं पता, आई विल डिस्कस दैट। ये जो इतनी सी बात लिखी हुई है, एक तो होता कि साहब ठीक है इतना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे काम चल जाएगा, लेकिन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। क्लियर? देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर्स। हाउ मेनी? 29 चैप्टर्स। ट्वेंटी चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से देखिए,
चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन अप टू चैप्टर नंबर 29। चैप्टर की जो नंबरिंग है रोमन में, रोमन समझते हो, स्कूल में रोमन नंबर पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके ऐसे उसके नाम चैप्टर के रोमन में है। मैंने कहा यू हैव टू वेरी, देखो क्या होता है, एक तो होता चलता है एटीट्यूड। कल मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने बोला कि साहब मेरे स्टूडेंट के लॉ में 92 भी आए थे, ऐसा पॉसिबल है? परफेक्शन लाओगे तो पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली लॉ के सब्जेक्ट्स मैक्सिमम टीचर्स ही सही ढंग से डील नहीं करते, बच्चे क्या डील करेंगे? सही ढंग से डील करें तो इसमें भी बहुत, क्योंकि आप स्कोप ही कुछ छोड़ोगे नहीं तो सामने वाला क्या फोर्स मतलब बाउंड हो जाएगा आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने के लिए। अब आप कोई बच्चा लिख रहा है, अभी आपकी उस इतना नहीं, कोई बच्चा चैप्टर 29 ऐसे लिख रहा है, चैप्टर 29 जब एक्ट में ऐसे लिखा हो, आप अपने आप क्यों बदल रहे हैं? तो ये इस तरीके से नंबरिंग की, चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 3, 3 बार, 4, 1V, 5V, ठीक है, इस तरीके से चैप्टर नंबर। अच्छा, सेक्शंस चैप्टर के अंदर ही हैं, ठीक है। एक्ट को 29, अच्छा तो पूरा जो एक्ट है तो उसमें होगा ना कोई एक चैप्टर एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, हाँ ना। जैसे इसका चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे उसके बारे में सारे प्रोविजन चैप्टर 9 में दे रखे हैं। अच्छा, कंपनी के अकाउंट्स की क्या ऑडिट होती है? हाँ ना बेटा, वही तो कोर्स कर रहे हो, ऑडिट करने वाले चार्टेड अकाउंटेंट ही होते हैं। मतलब पूरे कंट्री में कोई भी क्वालिफिकेशन किसी के पास हो, लेकिन कभी भी किसी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सीए के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब वही कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो पता होना चाहिए आपको। समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंस है? एक से ओनली ए चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, कैन डू, या चार्टेड अकाउंटेंट करे या चार्टेड अकाउंटेंट की पार्टनरशिप फॉर्म हो, लेकिन है तो अल्टीमेटली सीए। अब ऑडिट, तो ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन ऑडिटर बन सकता है, ठीक है, ऑडिट कैसे होगी, सारी चीज, उसका चैप्टर 10 है। तो क्या कह सकते हैं, जैसे एक बुक होती है तो बुक में क्या होता है कि सब अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना। एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग चैप्टर, ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कंटिन्यू, बस बीच में कोई आपको डिवीजन नहीं है। क्या आपको पता नहीं चलेगा कि एक चीज हमने जब कोई किताब भी पढ़ते हैं, नॉवल, वो भी चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो वैसे ही पूरे एक्ट को 29, तो एक चैप्टर एक चीज से डील करता है, एक दूसरा चैप्टर दूसरे चैप्टर चीज से डील करता है, अलग अलग चैप्टर अलग अलग। जैसे चैप्टर नंबर 11 इट डील्स विद अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स, की कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उससे क्या प्रोविजंस हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो चैप्टर 11 में दे रखा है। ऐसे करके टोटल 29 चैप्टर्स में अलग अलग बातें आपको दे रखी है। और मैंने बोला टोटल कितने सेक्शंस हैं, तो क्या वो सेक्शंस इन चैप्टर्स में ही है या अलग से हैं? इसी के अंदर हैं। एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड टोटल कितने हैं? 470 सेक्शन। जैसे सेक्शन नंबर 1 और 2 यहां है ऑर्डर में, ये नहीं कि साहब कहीं भी कोई सेक्शन ऐसे नहीं। तो चैप्टर नंबर 2 किस सेक्शन नंबर से स्टार्ट होगा? 3 से। ऑब्वियसली जब चैप्टर 1 सेक्शन 2 तक है तो नेक्स्ट चैप्टर क्या उसके अगले सेक्शन स्टार्ट हो, कंटिन्यूटी में है ना वो, ठीक है। तो यहां 3 से लेकर 22 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, जस्ट आपको स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए क्या चीज है क्या होता है। देखो अब ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, आई नो दैट, कोई नहीं पूछे, लेकिन ये सब जानने से कॉन्फिडेंस आता है। हमेशा मैं बोलता हूं भीड़ में 10 लोग खड़े हैं, अगर आप 10 में से अलग दिखोगे तभी जिंदगी में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। भीड़ जैसे कि सब जितना जानते हैं आप भी उतना जानते हैं, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस कैसे मिलेगी? अभी आज 6 तारीख ना, परसों एक मेरे स्टूडेंट की मैरिज थी, तो उसने बुलाया था तो हम भी गए थे। चांस की बात है मैरिज यहीं बगल में थी, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मॉल है बगल में, डी मॉल, जो वही मैरिज थी, वहां कोई बैंक्वेट हॉल में। अब क्योंकि मेरे स्टूडेंट की मैरिज थी, और इनफैक्ट लड़के लड़की दोनों ही मेरे स्टूडेंट थे, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ सर, ये बातें समझ में आ जाती है, ठीक। अब वहां क्योंकि मेरे स्टूडेंट दोनों ही स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियसली और भी सब बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए थे जो मेरे स्टूडेंट, ऑब्वियसली उनके फ्रेंड्स हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों के फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। तो और बहुत सारे ऐसे भी आए थे कि जो आपको मतलब, क्योंकि शादी हो रही तो ऑब्वियसली वो अभी नहीं पढ़े हैं, पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, 5-6 साल, ठीक है, सब अपने अपने लाइफ में सेटल्ड हैं। तो मैक्सिमम जितने बच्चे सब मिले, साहब आपके पढ़ाई में अब हमें पता लगता है कि साहब हम बड़े से बड़े, हमसे 10-10 साल सीनियर जो लोग होते हैं उनके साथ भी हम घबराते नहीं है, हम कोई भी चीज पे डिस्कशन कर सकते हैं।
तो वो एक मजेदारी होती है, एक लगता है कि आपने कुछ सिखाया, किसी की लाइफ में कुछ एग्जाम कई लोगों तो खाली एग्जाम पास करा दो। एग्जाम तो पास कराएंगे, ऐसा नहीं एग्जाम नहीं पास कराएंगे। मजा तब है कि जिंदगी में उसका बेनिफिट मिले। आप कोर्स क्या खाली एग्जाम पास करने के लिए कर रहे हैं, मुझे बताओ? इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट ना, इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। खाली पास हो गया, बाद में नौकरी के लिए धक्का खाना पड़े, मिले तो बेकार सी नौकरी मिले, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, फायदा क्या हुआ? रिस्पेक्ट नहीं मिली, फिर पता है अगल बगल वाले भी डांटेंगे, घर वाले बोलेंगे ख्वाब तो तूने बड़े लंबे लंबे दिखाए थे, सीए बनने के बाद ये होगा वो होगा, वैसा नजर तो नहीं आ रहा। मैंने साहब डिग्री एक हद तक काम आती है। मैंने अगर डिग्री में सब कुछ होता तो सारे सीए सेम सक्सेस मिल जाती सबको, सारे कंपनी सेक्रेटरी को सेम सक्सेस मिल जाती, सारे इंजीनियर को सेम सक्सेस मिल जाती। नहीं होता ना ऐसा। तो ये बहुत मैटर करता है। लॉ ये कि आप कितने क्लियर हैं अबाउट द थिंग्स। एनीवे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में 3 से 22 ऐसे कंटिन्यू। अच्छा, टोटल 470 सेक्शंस हैं, तो चैप्टर 29 का लास्ट सेक्शन नंबर क्या हुआ? तो टोटल 29 चैप्टर्स हैं, तो यहां पे 447 टू 470। मैं तो सारे लिख सकता हूं, लेकिन आपके काम के नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये भी आपको याद करने की जरूरत है, जस्ट टू हैव अंडरस्टैंडिंग एक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह की बना। एक तो होता है खाली लोग याद कर लेते हैं 20, कई लोगों को तो ये नहीं पता होता 29 चैप्टर्स और सेक्शन साथ साथ हैं, वो याद कर लेते हैं। 470 सेक्शन, 29 चैप्टर। हाँ बेटा बोलो, 29 चैप्टर 470, उसको पता ही नहीं है कहां पे कैसे फिट हो रखा है। कल के दिन उठाना है उसको, बोलेगा ना पढ़ने के लिए, अच्छा रहिए प्रैक्टिकली जब काम करेंगे तो बोलना है या सब चीज जो आपको अप्लाई करना है? वहां जाके थोड़ी ऑफिस में जाकर सर बोल के सुनाऊं, मैंने सब याद कर रखा है। बॉस बोले थप्पड़ मारूंगा, ठीक है काम करके दिखा, उसको अप्लाई करके दिखा। मुझे क्या मतलब तू क्या याद कर रखा है, ये सुनो, तब पता लगता है कि साहब किसी की एक नॉलेज है या नहीं है। बहुत। और एक श्योर मैं बता दूं आपको, ठीक है, अब अभी फाउंडेशन में धीरे धीरे बात आपको समझ आएगी। अभी मैंने बताया कि ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कौन करता है? सीए। अच्छा, वैसे भी कोई सीए कोर्स ज्वाइन करता है, सबसे पहले दिमाग में ऑडिट। आप सुन के देख लेना, लोग बोलते हैं या ऑडिटर, ऑडिट जो भी है सीए होता है ना, दिमाग में आता है। और बहुत सारे एरिया हैं, टैक्सेशन में जा सकते हैं, इनकम जनरल डायरेक्ट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे फील्ड है, ठीक है, फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मतलब सीए बोलते हैं ऑडिट, तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि साहब ऑडिटर। अब ऑडिट का क्या मतलब होता है? नहीं, ब्रॉडली मैं टेक्निकल कोई भाषा नहीं, ब्रॉडली ऑडिट का क्या मतलब होता है? चेक करना कि साहब, वेरीफाई करना कि साहब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ बने कि नहीं, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ओरिजिन जो होता है वो कंपनी लॉ से होता है, ठीक है, वहीं पे दे रखा है। अब सोच के देखिए, इफ समवन इज ए चार्टेड अकाउंटेंट बट हु इज नॉट गुड एट कंपनी लॉ, कैन ही रियली डू द गुड ऑडिट? उसको तो अच्छा, जिस कंपनी के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं, तो उस कंपनी के अंदर भी कोई सीए जॉब करता हो जिसने बुक्स अकाउंट मेंटेन किए, बनाए हैं, आप उसे काम को चेक कर रहे हैं, और आपको खुद कंपनी लॉ ठीक से नहीं आता, तो आपको यही तो चेक करना कि कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज ऑल्सो अराइजिंग आउट ऑफ कंपनी लॉ, वो उसके हिसाब से बने, यही चेक करना आपको। क्या आप इफेक्टिव ऑडिट कर सकते हैं? मैं आपसे पूछा क्या इफेक्टिव ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। तो लेकिन यही बात समझाने की बात है कि बहुत लोगों को क्या लगता है सीए तो लॉ, तो ऐसा नहीं है। आप अकाउंट्स खूब पढ़िए, टैक्स खूब पढ़िए, फाइनेंस खूब पढ़िए, लेकिन लॉ भी अगर आपका स्ट्रांग है, आप देखना और सीए से जो जनरल, आप आगे निकल जाएंगे। तो ज्यादातर चार्टेड अकाउंटेंट जो कोर्स करते हैं वो लॉ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी चीज समझने वाली बात है कि अल्टीमेटली चल तो सब कुछ लॉ से रहा है, ऑडिट कैसे हो रही है? ऑडिट भी तो आप लॉ के चीजों को वेरीफाई कर रहे, चेक कर रहे कि साहब, और एक सीए ने जो बनाया उसके काम को आप चेक कर रहे हैं, तो आपकी तो नॉलेज एक स्टेप और ऊपर होनी चाहिए। तो ये सब चीज समझने की बाद में पता लगता है, रियलाइज होता है कि साहब इन सब चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। एनीवे, क्योंकि लॉ के बारे में जनरल नोशन बड़ा खराब है, रटने का होता है, इसमें क्या लॉजिक होता है, लैंग्वेज रट लो, ठीक है, याद कर लो, एकदम गलत अप्रोच है। एनीवे, ये 29 चैप्टर्स हैं। 29 चैप्टर में इस तरह के सेक्शंस आपके कवर किए हैं, टोटल 470 सेक्शंस हैं। अच्छा, एक बार जब 29 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, लास्ट में 29 कंटेनिंग द 470 सेक्शन, लास्ट में 7 शेड्यूल्स। कहीं किसी को कोई बात समझ में नहीं आए, आपको लगता है कि मैंने कोई बात जल्दी में बोल दी, आपको समझ, तो आप प्लीज आस्क मी टू रिपीट, या कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप पूछिए। डाउट्स के साथ घर वापस नहीं जाना है।
अच्छा एक और बात, बहुत बच्चों में मैंने देखा है, अच्छा चलिए किसी मेरे से डाउट पूछना और अपने फ्रेंड से डाउट पूछना, क्या दोनों में कंफर्ट बच्चों को किस में ज्यादा है? फ्रेंड से पूछने में कंफर्ट लगता है, दोस्त है यार ठीक है, कैसे भी पूछ लूंगा ठीक है। अच्छा कई बार बच्चों को ये होता है कि पूरी क्लास में जब बोलूंगा कई लोग हंस नहीं दे, दूसरे की चिंता करते रहोगे तो फिर जिंदगी में कभी ग्रो ही नहीं करोगे। दुनिया ने कभी किसी का भला नहीं किया है, दुनिया हमेशा क्या करती है, टांगे खींचती है। फॉरगेट अबाउट दैट। आपको ना सीखने आए हैं, गलत बोलोगे कोई बात नहीं, अगली बार सही बोलोगे। अच्छा गलत बोलोगे आपके डाउट तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा कई बार ये भी होता है कि साहब वही डाउट और भी बच्चों का होता है, वो बोलते नहीं है। आपने पूछा, अपना तो भला कर ही रहे, साथ में दो चार का और भला कर रहे हैं, उसकी भी दुआ लगेगी। वो सोचता था अरे मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, मेरे दिमाग में भी चल रहा था। इसलिए जब तक टीचर अवेलेबल है, वैसे आपको डाउट नंबर भी शायद दिया गया को, मेरा डाउट नंबर है आपके पास? नहीं है, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। है तो ठीक है, नहीं है तो नोट कर लीजिए। 8851 291 8851 291 095 8851 291 095। इज दैट क्लियर? मतलब जब तक टीचर अवेलेबल है, चलिए किसी बच्चों को लगता है अब क्लास में फोन पे तो जब तक टीचर अवेलेबल है किसी भी सब्जेक्ट में, अपनी बातें वो तो अच्छा टीचर आपको बेहतर बताएगा या फ्रेंड बेहतर बताएगा? टीचर ऑब्वियसली, अगर फ्रेंड ही बेहतर फिर उसी से पढ़ लेते यार, बेकार क्यों टीचर को पैसे दे रहे हो, टाइम लगा रहे हो। ऑब्वियसली वो बेहतर बताएगा। तो जब तक अवेलेबल है उसका यूज लो ना, उसका बेनिफिट लो, उनसे पूछिए, घबराइए मत, ठीक है, उनसे पूछिए। और आजकल तो इतना फ्रेंडली माहौल है, और वैभव सर तो वैसे ही इतना फ्रेंडली, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश कर रहा हूं फ्रेंडली बनाने की। नहीं, कोई डर तो नहीं लग रहा किसी को, ये सब बहुत खतरनाक सा टीचर है, तो वैसे डर वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। तो बेटा आजकल तो बड़ा फ्रेंड, हाँ एक मिनट, बहुत फ्रेंडली एटमोस्फेयर है। तो वहां पे आप ये नहीं कि साहब इधर उधर से पूछ रहे, टीचर से पूछिए। हाँ अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तब आप डिस्कस करें, एक अलग बात है, लेकिन जब तक टीचर की अवेलेबिलिटी है तो व्हाई नॉट, क्योंकि वहां आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। कई बार कहता है, अच्छा अपने लिए समझना दूसरे को समझाने में बहुत फर्क होता है। कई बार तो आपका फ्रेंड हो सकता है उसे सही समझा, लेकिन आपको जब समझा रहा है वो सही ढंग से समझा नहीं पा रहा, आप और कंफ्यूज हो गए। इसलिए हमेशा आपके जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है उसका यूज कीजिए। इधर क्लियर? हाँ कुछ बोल रहे थे आप, एक हाँ हाँ सर आपसे थोड़ा डर लग रहा था। अच्छा डर लग रहा था, कितना? थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में गायब हो जाएगा। मैंने इसलिए पूछा था, जनरली मेरी इमेज ये कि सरकार ना थोड़ा सा, मेरी ज्यादातर मेरे स्टूडेंट में ठीक है, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू चेंज माई इमेज कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ऐसा है, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, लेकिन मुझे ना सिंसियर लोग पसंद है। अगर आप सिंसियर हैं, आप हार्ड वर्किंग है, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। एंड आई एम अप्रोचिंग 50, तो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरी कोई एनर्जी ड्रॉप हो गई है, इवन मतलब ऑलमोस्ट 50, तो मेरी एनर्जी में किसी तरह कोई कमी नहीं है, आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। लेकिन क्या होता है, जब मेरे को जो लोग ना कैजुअल अप्रोच रखते हैं, तो मैं उनको बोलता बेटा छोड़ दे, क्यों माँ बाप को भी बेवकूफ बना रहा है। सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, ये कोर्सेज कैजुअल अप्रोच से नहीं होते। यू हैव टू बी सिंसियर। सिंसियर का मतलब ये नहीं कि आप उदास होने, ठीक है, मस्ती में रहिए, लेकिन काम पे ध्यान होना चाहिए, काम पे ध्यान। इंटरटेनमेंट भी जरूरी है, मौज मस्ती भी करो, लेकिन ये नहीं खाली इंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। और एक बेटा ये थोड़ा सोशल मीडिया का यूज कम कर दो सब लोग, ये बड़ा खतरनाक बोलते हैं ना एरिया है, और इसके अंदर जितना घुसोगे क्या होगा, टाइम पता कर ना। आप देख लो फोन ऐसी, आजकल तो फोन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लग जाओ तो पता नहीं कितने घंटे पास हो जाते पता नहीं, हाँ है ना। इसलिए थोड़ा इन सब चीज पे ध्यान रखिए, और सीरियसली आप काम थोड़ा सा सिंसेरिटी से अपना काम कीजिए। अपने टारगेट बना लो कि डेली मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये काम करना है, उसके बाद आप एंजॉय भी करो, कोई बात। अच्छा कभी एक चीज है ना, अपना एक आपने डेडलाइन बनाई कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है, और वो पूरा किया आपने, उसके बाद आप एंजॉय, मूवी देखने गए, या कोई आप रेस्टोरेंट में, या कोई दोस्त से गप्पे मारे, या घर में कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहे हैं, देखना आपको उस समय एंजॉय करने में भी ज्यादा मजा आएगा। एक अंदर सेटिस्फेक्शन होता है कि आज का टारगेट पूरा हो, अब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा क्या होता है, हम कुछ नहीं करके जब एंजॉय करते हैं, अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में
कहीं ना कहीं वो चीज हमें दिक्कत करती है, गिल्ट 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 मतलब गिल्ट आ जाता है कि यार क्या कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन इंजॉय भी ठीक से नहीं कर पाते। टारगेट्स को पूरा कीजिए, फिर करिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं खाली आप, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनीवे, इसके बाद 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 2 3 4, इसके सॉरी शेड्यूल की भी नंबरिंग रोमन में, शेड्यूल 1 to 7। क्लियर? अच्छा, शेड्यूल्स क्या होते हैं मैं ब्रीफली बता देता हूं। अच्छा, आप सब ने शेड्यूल का बेसिकली रोल क्या होता है? अगर एक एक्ट में कोई बहुत बड़ी चीज है और उसका 50 जगह रेफरेंस आना है, तो एक तो जगह कि भाई जितनी जगह रेफरेंस आएगा हर जगह उसको क्या करें हम लिखें, क्या उससे आपको एक्ट क्या कंबरसम, बहुत वॉल्यूमिनस हो जाएगा? है ना? कोई बहुत बड़ी चीज है, उसको कई जगह उसका रेफरेंस आएगा और बार बार हम उसको लिखेंगे, तो क्या एक्ट अननेसेसरली क्या वॉल्यूमिनस हो जाएगा या कंबरसम हो जाएगा? ये सुनो, ये सुनो। तो उसकी बजाय अगर हम उसको एक जगह लिख दें पूरा, और हर जगह जहां भी उसका यूज हो लिखे एज गिवन इन दैट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर डाल दें, ठीक है, क्या ये बेटर तरीका है? तो शेड्यूल का काम ये, और इसलिए ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको शेड्यूल नजर आएंगे। किसी में 7 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी शेड्यूल्स हैं, सब जगह होते हैं। कंसेप्ट ही इसके पीछे, एक कोई चीज बहुत बड़ी है और बार बार उसका रेफरेंस आना है, तो उसको बार बार लिखने की बजाय एक जगह डिफाइन कर दिया और हर जगह एज गिवन इन शेड्यूल नंबर दिस। क्या ये बेटर तरीका है? स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग। ये सुनो, लॉ बताए, लॉ ड्राफ्ट करना, बनाने वाले बहुत, जैसे मैं अब 3 लिस्ट मैंने बताई थी ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में दे रखी है। कहां दे रखी है? 7th शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 7 में दे रखी है तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट जो बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के 7th लिस्ट में दे रखी है, वहां पे शेड्यूल्स है। अब यहां पे मैं ऐसे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल्स में एक देता हूं। अच्छा, आप थोड़ा बहुत जो आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर एक कहीं आता है कि सब कंपनी के एनुअल अकाउंट्स, दैट इज बैलेंस शीट, P&L अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद तो आ रहा, पढ़ा तो गई। वो शेड्यूल 3 क्या था भाई? यही था, इसी का शेड्यूल नंबर 3 था। कई लोग तो ये पढ़ लेते शेड्यूल 3 किसका, समझ रहे हैं? शेड्यूल 3 किसका? कंपनीज एक्ट का है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में आपको पूरे फॉर्मेट दे रखे, बैलेंस शीट के, P&L अकाउंट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, उसके अकॉर्डिंगली बनते हो। आप सोच के देखो, क्या कंपनी के एनुअल अकाउंट्स की बात कितनी जगह कंपनी लॉ में होती होगी? हाँ या ना? एक तो तरीका है कि सब वो पूरे फॉर्मेट हर बार जब बात हो पूरा लिखा जाए वहां पे, उसकी जगह कहां लिख दिया? शेड्यूल 3 में, और हर जगह क्या लिख दिया? एज गिवन इन शेड्यूल 3। इज दैट क्लियर? तो अब वो आपने अकाउंट से पढ़ा हो ना, कंपनी अकाउंट में सब शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी के, तो शेड्यूल 3 किसका है वो? कम। अच्छा, जो थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं बोलते हैं शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो शेड्यूल 3, हिंदुस्तान में इतने एक्ट्स हैं, किस एक्ट की शेड्यूल 3? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब समझ में आए क्या रेलेवेंस है, ये क्या चीजें हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ी सी बात आपको। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट मैटर में बना हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है? इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर पता लग गया कौन है? पार्लियामेंट। कोई यूनियन लिस्ट मैटर बना हुआ है, वो तो एक जनरल डिस्कशन किया था हमने। अब कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट में लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट। वाई? बिकॉज यूनियन लिस्ट मैटर बना हुआ है एंड इट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। अब क्या कंपनी लॉ, जो ये लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 के, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज होगी। एग्जीक्यूटिव का क्या काम करता है? टू एग्जीक्यूट। वो जनरल डिस्कशन किया था। अब हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ। इज दैट क्लियर? अच्छा, कंपनी, ये तो लेजिस्लेचर तो मैंने बता दिया, कंपनी लॉ कौन है? पार्लियामेंट। एंड इट दैट्स व्हाई दिस एक्ट अप्लाइज ऑन होल ऑफ इंडिया। यूनियन लिस्ट मैटर में लॉ बना हुआ। इज दैट क्लियर? अब देखिए, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए अब बच्चे को आए हुए हैं। एक मान्या का क्वेश्चन आया कि शेड्यूल्स क्या चैप्टर के अंदर होते हैं या सेपरेट होते हैं? अब देखो मैंने बता दिया क्लियर हो गया, सेपरेट है। चैप्टर्स जहां खत्म हो रहे हैं 20, वो चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं, लास्ट में अलग शेड्यूल है। और शेड्यूल
दक्ष, इज दैट क्लियर? आपका क्वेश्चन है शेड्यूल का मतलब क्या समझ आया? दक्ष, इज दैट क्लियर? मान्या, क्लियर हो गया? प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट. अब हम कंपनी लॉ के रिस्पेक्ट में एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात करते हैं. एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, जो एडमिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज. अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बीच बीच में नाम आते रहेंगे. तो आपको मैंने शुरू में बता दिया, पूरे सब्जेक्ट पढ़ेंगे बीच में नाम, तो आपको पहले से पता है क्या है. कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बताया था. सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो क्या उसमें एक मिनिस्ट्री ये भी है? अच्छा, इतनी सारी मिनिस्ट्री है, तो सारी मिनिस्ट्री के सारे लॉ को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व हो गए या काम को डिवाइड कर रखा हो? काम को डिवाइड. अच्छा, इनकम टैक्स लॉ, उसको इंप्लीमेंट करने में कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये सुनो, तो वैसे कंपनी लॉ को इंप्लीमेंट करने कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो कंपनी लॉ में जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका मतलब होता ही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जब कंपनी लॉ में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका मतलब हम कौन सी मिनिस्ट्री की बात करें? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए. इज दैट क्लियर? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, उनके ऑफिसेज क्या दिल्ली में? हाँ है ना, सारी मिनिस्ट्री सब दिल्ली में ही है. इसका भी ऑफिस दिल्ली में है. अगर आप जानते हो, इंडिया गेट के पास एक बिल्डिंग है, इट्स वेरी नियर टू इंडिया गेट, शास्त्री भवन, अगर आपने नाम सुना हो. उस बिल्डिंग के अंदर एमसीए का ऑफिस है. मैं ये यहां तक बताता हूं कहां पे. कल के दिन कब आप प्रोफेशनल बनने के बाद अब वो काम पड़ जाए, वहां मिनिस्ट्री में जाए कोई बात करनी है, तो शुड नो वेयर, पता पहले ढूंढ रहा है गूगल पे कि एमसीए का ऑफिस कहां पे है. ठीक है, मिल तो जाएगी सब, लेकिन यू शुड अवे थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग. तो ये एमसीए, ये हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में इससे ऊपर कोई नहीं है. क्या दिस इज वन फॉर द इंटायर कंट्री? हाँ है ना. तो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनीज है, क्या सबके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन समझते हो? तो अंडरस्टैंड दिस जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन, ये लॉ में बहुत टर्म यूज होता है. मैं जगह जगह यूज होता है हर लॉ में. मैं कोई बात नहीं, मैं एक समझाता हूं आपको. ठीक है, इसको हिंदी में से बोलते कार्य क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन. और भी होते जुरिस्डिक्शन, लेकिन आपके लेवल पे इतना है. मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं. मान लिया रोहिणी के अंदर यहां आसपास कोई क्राइम हो गया, और आप अगर बोलेंगे पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करेंगे, तो क्या वो आपको रजिस्टर करेंगे? क्यों? एरिया बटा हुआ, तो क्या कार्य क्षेत्र बटा हुआ? तो कह सकते हैं अलग अलग एरिया पे अलग अलग पुलिस स्टेशन जुरिस्डिक्शन है ना. तो एक पुलिस स्टेशन बोलता है ये हमारे, देखो फिल्मों में बोलते हैं, पुलिस हो जाए बोला ये मैटर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, देखो सुना होगा ये वर्ड आता है, ये मैटर हमारे एरिया में नहीं आता, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए. तो ऐसा हर चीज में, क्योंकि जब अथॉरिटीज हैं, अब जहां मल्टीपल अथॉरिटी होंगे तो बांटना पड़ेगा ना कि इतने एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये वाला एरिया. लेकिन एमसीए क्योंकि एक है पूरे कंट्री का, तो क्या हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी के सबके ऊपर इसका जुरिस्डिक्शन है. ये सुनो, ये कोई भी कंपनी से कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपने ये किया कि नहीं किया, वो किया. ये सुनो, बिकॉज इट इज वन फॉर द एंटायर कंट्री. इज दैट क्लियर? इसके नीचे हैं सेवन रीजनल डायरेक्टर्स. 7 रीजनल डायरेक्टर्स, 7 रीजनल डायरेक्टर हैं. एमसीए के अंडर क्या आते हैं? 7 रीजनल डायरेक्टर्स. सेवन रीजनल डायरेक्टर्स.
कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा आपको, ठीक है, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक ब्रॉडली पूरे कंट्री को 7 रीजन में डिवाइड किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, और हर एक रीजन का एक रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है, एंड उस रीजन में जितनी कंपनीज फॉल करती है उसके ऊपर उन रीजनल डायरेक्टर का। आज इसका मतलब क्या, आरडी अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं, एंड टोटल कितने हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, रीजनल डायरेक्टर। तो टोटल कितने रीजनल डायरेक्टर हैं, 7, पूरे कंट्री में टोटल 7। एरिया वाइज डिवाइड किया हुआ कि साहब नॉर्दर्न इंडिया का अलग रीजनल डायरेक्टर, ईस्टर्न इंडिया का अलग, वेस्टर्न इंडिया अलग, सदर्न इंडिया का एक नॉर्थ ईस्ट एरिया बना रखा है। और सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली समझते हैं कि अगर एक एरिया, एक पर्टिकुलर स्टेट किसी में आ रहा है तो दूसरे रीजन में नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे करके 7 रीजन बना रखे हैं, और हर एक रीजन का एक रीजनल डायरेक्टर। इज दैट क्लियर? इसके नीचे ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूं ऊपर से नीचे, मतलब इसका टॉप पे कौन है, एमसीए। ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबके आपस में क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेकिन सबसे सीनियर कौन है, एमसीए। एमसीए के नीचे कौन है, रीजनल डायरेक्टर, और लास्ट में है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर, जो शॉर्ट में बोलता है आरओसी, ये स्टेट वाइज होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग। क्या होता है, स्टेट वाइज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्टेट वाइज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज स्टेट वाइज। हम बोलते हैं यार दिल्ली आरओसी है, ये यूपी आरओसी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, महाराष्ट्र आरओसी, ऐसे अलग अलग स्टेट के आपको अलग अलग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, स्टेट तो इंडिया में बहुत सारे हैं, है ना, तो क्या आपको एक, जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया लें तो नॉर्दर्न इंडिया का एक आरडी है ना। अगर नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे स्टेट फॉल कर जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, तो इन सारे स्टेट के आरओसी किसको रिपोर्ट करते होंगे, आरडी नॉर्थ को, है ना, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ को। ऐसे वेस्टर्न इंडिया में जितने भी स्टेट्स फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गुजरात, सो मेनी स्टेट्स आती है, उन स्टेट्स के आरओसी किसको रिपोर्ट करते होंगे, रीजनल डायरेक्टर वेस्ट, रीजनल डायरेक्टर वेस्ट को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें, अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज में हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, सबसे ऊपर कौन है, एमसीए, ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, उसके नीचे आरडी, फिर नीचे आरओसी। एक जनरल चीज बता रहा हूं, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम जो जाएंगे तो हमेशा पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा। पिरामिड का समझते, ऊपर कम, नीचे बढ़ते बढ़ते देखो विड्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है, ऊपर एमसी 1, आरडी 7, आरओसी बहुत, स्टेट वाइज तो आपको बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, ठीक है, स्टेट वाइज है। उसमें कुछ कुछ स्टेट में ऐसा है कि जब दिल्ली हरियाणा का कॉमन आरओसी है, बट उस समय हम नहीं जाएंगे। कुछ स्टेट मतलब 2 स्टेट का मिला के एक है, ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है, उस समय आप नहीं जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टेट है जिसमें एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है, बट वो सब चीज हम बाद में इंटर फाइनल बात करेंगे, ठीक है। ब्रॉडली स्टेट वाइज आरओसी होता है। इज दैट क्लियर? तो अब अच्छा देखिए, दिल्ली पुलिस की बात करें, अच्छा दिल्ली पुलिस का हेड कौन होता है, हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस। भाई क्या हो गया, तो कमिश्नर तो एक क्या हो, दिल्ली में रह रहा हो ना भाई, लेकिन ऐसा हो कि भाई कोई आइलैंड से आए हो। और क्लास में मैंने बोला था अखबार पढ़ने की आदत डालना शुरू करो। कितने बच्चों ने शुरू किया है, 1 2 3 4 बच्चों ने। अच्छा, धीरे धीरे आदत पड़ेगी बेटा, थोड़ा शुरू करो। देखो ये सब चीजें भी जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। एनीवे, कमिश्नर ऑफ पुलिस एक ही है, देखिए अब नीचे आइए, उसके नीचे डीसीपी होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बहुत सारे होंगे। फिर हर एक डेप्यूटी के नीचे एसीपी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर उनके नीचे एसएचओ होते हैं, जो हर एक आपके पुलिस स्टेशन के होते हैं। तो ये ऐसे एसएचओ, फिर एसएचओ के अंदर इंस्पेक्टर्स आते हैं, फिर सब इंस्पेक्टर्स आते हैं। देखो जैसे नीचे जाते बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर देखोगे इतने सारे कांस्टेबल हैं, लेकिन उससे कम क्या होंगे, सब इंस्पेक्टर, उससे कम क्या होंगे, इंस्पेक्टर, उससे कम क्या होगा, एसएचओ, उससे कम क्या होगा, एसीपी, उससे कम क्या होगा, डीसीपी। सबसे ऊपर कमिश्नर एक ही है। कोई भी सिस्टम है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जब बनता है तो टॉप टू बॉटम हमेशा एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। अब ये सब चीजें क्या होता है, मैं ऐसा बताऊं कि भाई खाली यहां नहीं, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आ गई कि साहब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमेशा पिरामिड स्ट्रक्चर बनेगा।
आप वो कंपनी में जाएंगे, जो टॉप कंपनी का टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर एक है, उसके नीचे और बहुत लोग हैं, और उससे नीचे और बढ़ते जाएंगे, हर जगह पिरामिड स्ट्रक्चर। ये बेसिक कंसेप्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे क्या एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं। अब एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है और आना चाहिए कि सब एक कंपनी कैसे पता, एमसीए तो एक है, तो हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी है, सब कंपनी पर एमसीए का जुरिस्डिक्शन है। लेकिन आरडी और आरओसी की जहां तक बात है कि एक कंपनी को अगर चेक करना हो कि साहब मैं किस आरडी के अंडर हम फॉल करेंगे, या किस आरडी के हमारे ऊपर जुरिस्डिक्शन है, या किस आरओसी की कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। शुड नो दैट। देखिए कंपनी लॉ में कंसेप्ट है, ध्यान सुनिएगा, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। क्या होना? रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर एक कंपनी का सिर्फ एक ही ऑफिस है तो वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और एक से ज्यादा, अजय एक कंपनी के क्या एक से ज्यादा ऑफिस हो सकते हैं क्या? बड़ी बड़ी कंपनी जो है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, हालांकि इंडिया के बाहर भी हैं, है ना, तो पता कितने ऑफिस है उनके, ठीक है। लेकिन हमेशा हर इंडियन कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस, कभी दो नहीं हो सकते। एक रजिस्टर्ड ऑफिस, और एक के अलावा जितने भी ऑफिस होंगे, चाहे इंडिया में, चाहे इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में होगा। इंडियन कंपनी की बात कर रहा हूं, हम इंडियन कंपनी लॉ बात कर रहे हैं, तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में होगा, वो एक ही होगा, ठीक है, और होना मैंडेटरी है। और एक से अलावा जितने भी ऑफिस है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, वो सारे क्या कहलाते हैं? ब्रांच ऑफिसर्स। क्या कहलाते हैं? ब्रांच ऑफिसर्स। अच्छा, आम भाषा में हम सुना होगा एक कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है, एक कंपनी का हेड ऑफिस है। इन बातों का लॉ में कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज समझते हो, एक तो होता है जनरल टर्मिनोलॉजी, जनरल टर्म्स, और एक होता है लॉ के टर्म। लॉ में हम बात करते हैं तो लॉ की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे। हम आम भाषा में लोग कुछ भी बोलते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लॉ के हिसाब से हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि मैंडेटरी है, हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, वो इंडिया में कहीं होगा, ठीक है, बाहर नहीं हो सकता इंडियन कंपनी का। और उसके अलावा आपके जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर, वो सब क्या कहलाएंगे? ब्रांच ऑफिस। क्या कहलाएंगे? ब्रांच। ये सब चीज आपके आगे भी आएगा। आप इंटर में जाओगे ना, आप पढ़ोगे ऑडिट, तो पढ़ोगे आप एक कंपनी के ब्रांचेज हैं, तो उसकी ब्रांच पे जो अकाउंट्स मेंटेन, उसकी ऑडिट कैसे, उसको ब्रांच ऑडिट बोलते हैं, वो कैसे होती है। अब ये सब चीजें क्लियर है, ब्रांच क्या होता है, और हेड ऑफिस और ये सब चीजों कोई मतलब नहीं। ये सब आम भाषा में आप कुछ भी बोलते रहिए। लॉ के हिसाब से एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस, और उसके अलावा बाकी सारे ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ इंडिया में ही होगा। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी होगा, क्या उसकी एक एड्रेस होगा? क्या वो किसी सिटी में होगा? क्या वो सिटी, जो भी सिटी है, विलेज है, वॉटेवर, क्या वो जगह किसी स्टेट में फॉल करेगी? क्या वो स्टेट किसी रीजन में फॉल करेगा? है ना। तो जैसे मान ले किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो दिल्ली स्टेट का जो आरओसी है, क्या उस आरओसी की जुरिस्डिक्शन उस कंपनी पे होगी? क्या हिंदुस्तान में और स्टेट के जितने भी आरओसी है, क्या उनको उस कंपनी से कोई मतलब है? क्या उस कंपनी से वो कुछ पूछ सकते हैं? क्या उसको कोई नोटिस इशू कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज उस कंपनी पे उसकी जो उनका आरओसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अच्छा, क्योंकि दिल्ली फॉल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, तो कौन से आरडी के अंडर आएगी वो कंपनी? आरडी नॉर्थ। बाकी इसके आरडी नॉर्थ के अलावा क्या बाकी 6 जो आरडीज हैं, क्या उनका कोई मतलब है उस कंपनी से? नहीं। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट। अभी छोटी छोटी चीजें हैं, क्लैरिटी। लोग मैंने देखा सीए बन जाते हैं, सीए बन जाते हैं, यही नहीं पता होता कि साहब कोई पूछ ले कि साहब एक कंपनी पे कौन से आरओसी की, चुप, उसका बेसिस क्या है? लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्या किस बेसिस में निकालते हैं? एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है, और लॉ में मैंडेटरी कर रखा है कि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना ही होगा। अगर एक ही ऑफिस है तो वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और एक से ज्यादा है तो एक रजिस्टर्ड ऑफिस और बाकी सारे ब्रांच। और रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में ही होगा, और ब्रांच ऑफिस इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के बाहर भी। एकदम क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैंने बताया, एक कंपनी लो। अब बीच बीच में नाम आते रहेंगे कि साहब इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आप पढ़ेंगे आगे। इसका मतलब आपको दिमाग में एमसीए की बात कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना है, या उसकी अप्रूवल लेनी है, तो आपको समझ में सर देख के बताया था ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। और ये पता लग गया कि कौन सीनियर है, कौन सबसे ऊपर कौन है? एमसीए, जो कि एक ही है। उसका सबऑर्डिनेट कौन है? आरडी। और उनके सबऑर्डिनेट कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इज दैट ओके? क्लियर? एंजॉय कर रहे हो या बोरिंग हो रहा है? पक्का एंजॉय कर रहे हो ना? ठीक है, लग रहा है कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी। मैं सीखने में हमेशा
क्लैरिटी, कंफ्यूजन जीरो हो जाए, एकदम क्लियर, मजा, उसमें कॉन्फिडेंस आता, लगता है हाँ सही में एकदम चीजें सही चल रही हैं। एनीवे, दक्ष का एक क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन आरओसी एंड ब्रांच ऑफिस। बेटा अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रीफ्रेम कर देता हूं, दोबारा से फ्रेम कर देता हूं। अच्छा, एक कंपनी के जितने ऑफिसेस हैं, तो क्या वो अलग अलग कंपनी है, वो एक ही कंपनी है? तो आप ये तो बोल ही कंपनी और कंपनी की ब्रांच, इसको कंसेप्ट नहीं होता। कंपनी और आरओसी के बीच में डिस्प्यूट होगा, चाहे ब्रांच से डिस्प्यूट हो, ब्रांच से रिलेटेड हो, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस रिलेटेड हो, उससे क्या मतलब है? अल्टीमेटली वो तो सब एक ही कंपनी का पार्ट है। तो बोलेंगे डिस्प्यूट इज बिटवीन दैट। अच्छा, आपकी मान लिया आपकी एक कंपनी की एंटिटी है ना, कंपनी को हम पर्सन मान रहे हैं ना, ठीक है, अलग अलग ऑफिस को थोड़ी पर्सन मान रहे हैं, ठीक है, अभी सब चीजें आगे डिटेल में आएगी। तो दक्ष आपका जो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं कि साहब ब्रांच से रिलेटेड कोई आरओसी ने कोई नोटिस इशू किया कि आपने इस ब्रांच पे कुछ गड़बड़ियां कर रखी है, या रजिस्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सब किसके ऑफिस है? एक पर्टिकुलर कंपनी के, एंड उस कंपनी से रिलेटेड मतलब होगा, एंड ब्रांच और रजिस्टर ऑफिस को मतलब नहीं बनता इसका। इज दैट क्लियर दक्ष? दक्ष, इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो कंपनी लॉ की लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? पार्लियामेंट, एंड यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बनाया, एंड होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। क्लियर, टॉप टू बॉटम? इज दैट क्लियर? अब इसकी जुडिशियल बॉडी, अच्छा जो जुडिशरी मैंने बताया, तीन पिलर बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब मैं कंपनी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। तो कंपनी लॉ कॉन्टेक्स्ट, जुडिशरी में कोर्ट्स तो आएंगे, यहां पे कोर्ट्स तो सभी तरह के मैटर देखते हैं, हर तरह के कोर्ट्स। लेकिन इन एडिशन टू दैट, कोर्ट्स का तो रोल है ही, कोर्ट्स तो जनरल है कि वो तो सभी तरह के मैटर देखते हैं, जुडिशरी। लेकिन कुछ ऐसी बॉडी जो स्पेसिफिकली कंपनी लॉ मैटर से रिलेटेड ही है, वो और चीज नहीं देखती, दैट इज रिलेटेड कंपनी लॉ मैटर्स, उनके नाम में भी नजर आ जाएगा। एक बोलते हैं हम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इन शॉर्ट वी कॉल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, शॉर्ट बोलते हैं एनसीएलटी। क्लियर? और एक बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलएटी। एपेलेट वर्ड एक्स्ट्रा है, देखो पूरा नाम सेम है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी, एपेलेट वर्ड एक्स्ट्रा है। ये क्या है मैं बता देता हूं आपको। ये जितनी भी इस तरह की बॉडीज होती है जिनके नाम में ट्राइब्यूनल वर्ड आता है, सुना होगा इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, सुना तो कहीं आपने, ठीक है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, ऐसे बहुत सारे हैं, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, सो मेनी देयर थे, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्राइब्यूनल, सो मेनी, क्या इस कमीशन ट्राइब्यूनल, ठीक है, पहले एक बॉडी होती है एमआरटीपी कमीशन, इस तरह बड़े कमीशन ट्राइब्यूनल, ये सब जो बॉडीज होती है इनको एक टेक्निकल नाम है, ठीक है, मैं ब्रीफली आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। बस आप सुन लीजिए, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडीज। अच्छा, कोर्ट्स को जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, जुडिशरी जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स को बोलते हैं। क्वासी एक वर्ड है, वैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, तो क्या क्वासी, एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखिए आप, क्वासी वर्ड, खाली ओनली द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वासी,
सिर्फ क्वासी वर्ड, ओनली क्वासी वर्ड, इसका मतलब क्या है? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड, लीगल वर्ड, क्वासी, QUASI। इसका मतलब लिखिए समथिंग विच सीम्स टू बी, समथिंग विच सीम्स टू बी, समथिंग विच सीम्स, SEEMS, seems to be, comma, but not actually so, but not actually so। मतलब कोई चीज देखने में लग रही है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। समथिंग विच सीम्स टू बी, कॉमा, बट नॉट एक्चुअली सो, लेकिन वो एक्चुअली वो नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वासी। अब क्वासी वर्ड का मतलब समझे तो आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वहां भी यही मतलब आएगा, यही मीनिंग, इसलिए मैंने क्वासी वर्ड का मतलब बता दिया। ठीक है, क्वासी। अब जब उसको लगाते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी, समथिंग विच सीम्स टू बी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी किस बोलते हैं? कोर्ट्स को। समथिंग विच सीम्स टू बी कोर्ट बट एक्चुअली नॉट अ कोर्ट। ये कोर्ट नहीं है लेकिन लगता है। अच्छा, लगता है तो कोई कारण होगा, क्यों लगता है? कारण ये है, इनका काम करने का तौर तरीका काफी हद तक सिमिलर टू द कोर्ट है। द वे दे फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। तो इनकी फंक्शनिंग को देख के ऐसा लगता है जैसे कोर्ट ही है, बट एक्चुअली ये कोर्ट नहीं है। क्या वो मीनिंग फिट हो गया? क्वासी जुडिशियल बॉडी, समथिंग विच सीम्स टू बी जुडिशियल बॉडी, कोर्ट, बट नॉट, दे आर नॉट एक्चुअली द कोर्ट्स। ये कोर्ट नहीं है। अच्छा, नाम से पता लगा क्या स्पेसिफिकली कंपनी लॉ मैटर्स रिलेटेड है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, हाँ है ना। अच्छा, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, क्या वो स्पेसिफिकली का इनकम टैक्स मैटर? अब लॉजिक समझिएगा। अच्छा, कुछ लॉज कहते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, सब कॉम्प्लेक्स लॉज है, इजी लॉज नहीं है। ठीक है, दीज आर रियली कॉम्प्लेक्स लॉज। तो आपको लगता है एक कोर्ट, सोचिए एक कोर्ट में जज बैठा है, जैसे कोई भी एग्जाम, 30,000 की कोर्ट है। 30,000 सुना ना आपने? अब बताओ साहब, 30 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझते हो ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 30,000 जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इंडिया नहीं, पूरे एशिया में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, और हैंडलिंग सो मेनी थिंग। ठीक है, तो 30,000 का कोई जज है। अब सोच देखिए, कोई कंपनी लोग का मैटर उसके पास आता है, कोई इनकम टैक्स का मैटर आ जाए, कोई आपको GST का मैटर आ जाए उसके पास, तो भगवान थोड़ी है वो, अल्टीमेटली वो भी तो इंसान है। ठीक है, और वहां थोड़ी कि भाई आपको इतना सा सिलेबस है, एग्जाम में इतने नंबर, आपको फैसला देना है, समझ रहे हैं? और वकील लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, इतनी चीजें। ठीक है, तो एक्सपर्टाइज होना, जो कॉम्प्लेक्स लॉज है उसके एक्सपर्टाइज इतना आसान है कि एक ही बंदे को इतनी सारी चीज बताओ। अब मैं कंपनी लॉ पढ़ा, बोला साहब इनकम टैक्स पढ़ा, कैसे पढ़ा दूंगा? एक सब्जेक्ट में आपको एंटर करने में, उसकी डेप्थ लाने में बहुत टाइम लगता है। तो एक्चुअली ये सोचा गया कि सब ऐसा करो कि ऐसी कुछ बॉडीज क्रिएट की जाए जो सिर्फ उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड काम करेगी। जैसे ये बॉडी सिर्फ कंपनी लॉ से रिलेटेड है, इनकम टैक्स। अच्छा, इन बॉडी में जो बंदे अपॉइंट होते होंगे, क्या वो ऐसे बंदे होते होंगे? अगर मैं NCLT की बात करूं तो क्या इसमें ऐसे बंदे अपॉइंट जो कंपनी लॉ मैटर्स में एक्सपर्ट है? इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में क्या ऐसे बंदे अपॉइंट जो इनकम टैक्स में? तो क्या कहते थे, पर्टिकुलर लॉ, जो बड़े लॉज है, कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, उससे स्पेसिफिक बॉडीज क्रिएट कर दी कि कोर्ट की तरह आप काम करेंगे, लेकिन कोर्ट नहीं आप। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कोर्ट का बर्डन कम हुआ, है ना। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक। ये ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, एंड ऐसी बॉडी को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, बोलते हैं कि लगता है कोर्ट है बट एक्चुअली कोर्ट नहीं। अब इसका नाम बीच बीच में आता रहेगा, NCLT, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, तो कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी लॉ कोर्ट्स का भी रोल है। ठीक है, कुछ जगह ये नहीं कि हर जगह NCLT आ जाएगी, कई जगह कोर्ट का भी रोल है, एंड कई जगह NCLT का रोल है। अच्छा, इसके नीचे जो लिखा हुआ है, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है इससे ये क्या करती होगी? अच्छा, NCLT में कोई मैटर गया, NCLT ने वो फैसला दिया, अब उस फैसले से कंपनी सेटिस्फाइड, मान लो वो फैसला किसी कंपनी अगेंस्ट चला गया, वो कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है, क्या उस कंपनी को अपील करने का राइट होना चाहिए? तो क्या वो अपील कहां करेगी? नाम से पता लग रहा है एपलेट बॉडी है ये। NCLT के जो फैसले होंगे, और अगर कोई कंपनी जिसके अगेंस्ट वो फैसला आया अगर उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो कहां पर अपील करेगी? NCLAT में, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट। अच्छा, इन दोनों में इसका था कि NCLAT सीनियर अथॉरिटी है, हाँ है ना, क्योंकि उस NCLT के डिसीजन अगेंस्ट अपील वो, इसका था क्या, इन दोनों में हायर कौन है? NCLAT। एंड NCLT के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अगर अपील करनी, कहां जाएगी अपील? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल। ऐसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, उसने कोई फैसला दिया और जिसके अगेंस्ट फैसला है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहां अपील करेगा? ITAT, इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल।
सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है। ITAT बोलते हैं इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल। सो आप इंटर में आएंगे तब इनकम टैक्स, अभी तो आपका इनकम टैक्स है नहीं, आप इंटर में पढ़ेंगे सब चीज आपकी। इज इट क्लियर? समझ आ रहा सबको? तो मैंने तीनों विंग बता दिया आपको, कंपनी लॉ से रिलेटेड लेजिस्लेचर, कोई यूनियन लिस्ट मैटर बोला हुआ, पार्लियामेंट, होल ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बता दी आपको, और आपको जुडिशियल बॉडीज भी बता दी। उसके साथ क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी है वो भी मैंने, क्योंकि बीच में आता रहेगा NCLT, NCLT, ROC, तो आपको पता होना चाहिए क्या बात हो रही है। इज द क्लियर? इसे शुरू में ही बताने चाहिए, लोग क्या करते हैं सब नहीं बताते, बीच बीच में जाएगा ना तब बताएंगे। अच्छा तुमने देखो, मैं किसी, अच्छा एक चीज था ना, मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, जब मैं के स्कूल के टीचर की कुछ बात कर रहा हूं या मैं किसी और की बात कर रहा हूं, तो मैं किसी कोई बच्चा उसको पर्सनली मत ले लेना, मेरी मम्मी तो स्कूल की टीचर है, सर ने ऐसा बोल दिया, वो बेचारा इमोशनल हो गए। ये मुझे मालूम थोड़ी कि किसके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है। मैं मान कभी बोल रहा हूँ कि साहब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर करप्ट, ये तो फैक्ट है, नहीं है? नहीं है क्या है? अच्छा कोई बच्चा, मेरे पापा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, भाई मुझे थोड़ी पता है, आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं? मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं कि सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। माय ब्रदर इन लॉ इज एन IAS ऑफिसर, वो तो मिनिस्ट्री में बैठते हैं। तो एक्चुअली मैं किसी के लेकिन एक्चुअली जो अगर ऑनेस्ट भी जो है, ऑल्दो ऐसे लोग बहुत कम है, रेयर है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं कि 95% तो करप्ट है, मानना पड़ेगा। मानते हो ना? मानते 5% तो ठीक है, पर्सनली मतलब ना अपने मम्मी पापा अपने रिलेटिव को 5% में ले लो, ठीक ठीक, परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा जो लोग ऑनेस्ट है उनसे ही पूछ के देखना, क्या मानते हो कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्ट है? वो भी हाँ बोलेंगे, पूछ के देख लो। तो जो फैक्ट है उसको हम डिनाई थोड़ी कर सकते हैं, पर्सनली नहीं लेने को होते। मैं एक बात समझा रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं किसके पेरेंट्स क्या, हमारे भी घर में बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमें थोड़ी मैं किसी की पर्सनली भी बात कर रहे हैं। एनीवे मतलब पर्सनली कभी ना कई बच्चों को बुरा लग जाता है, ठीक है, ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। मैं किसी का नाम लेके बोलूं कि भाई आपके पेरेंट्स या आपके, तब गलत बात है, वैसे मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली मुझे नहीं बोलना चाहिए, किसी भी टीचर को नहीं बोलना चाहिए। एनीवे देखिए, कभी पर्सनल कमेंट्स नहीं, कोई पर्सनल बात ही नहीं हो रही, हमें पर क्या पता, ठीक है, एक जनरल बात हो रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चीज देखिए, कई बच्चों को एक सवाल होता है, सर MCA बड़ा है या NCLT? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बड़ा है या NCLT? कितने लोग बोलते हैं NCLT? कितने लोग बोलते हैं MCA? अरे बाप रे। अच्छा कितने लोग बोलते हैं कि साहब ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डॉक्टर बड़ा इंजीनियर, जवाब दे दे दोगे? वी आर कंपेयरिंग द टू थिंग विच आर इनकंपेरेबल, जिसको कंपेयर किया नहीं है। अच्छा मैं क्वेश्चन, डॉक्टर बड़ा या कंपाउंडर? ये सही क्वेश्चन है ना? तो क्वेश्चन भी सही होने चाहिए। अच्छा कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं बोला बेटा तेरा क्वेश्चन गलत है, सर को आता नहीं होगा, ठीक है, कई बच्चे सर को आता नहीं, गोल मोल करके बात, ठीक है। अब क्या बोले बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरा हमेशा एक मानना है कि कोई भी काम करो तो कोई सिंसेरिटी से करो। मैं हल्के में कोई काम करना पसंद है। कई लोग बोलते हैं, आपको बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, मैं बोला बेटा आराम में सोच के, कोई भी चीज को मैं सोच के, और जब करूंगा तो ऐसा करूंगा कि आप बोलोगे साहब हाँ काम में मजा आया। कई लोग बोलते हैं कुछ भी करने, हाँ मैं कर लूंगा, करने कुछ नहीं है, बहुत हल्का काम करते हैं, मेरे को वो पसंद ही नहीं है। इसलिए मैंने आपने CA ज्वाइन किया, तो सिंसेरिटी क्यों नहीं होगा? एकदम होगा। आप एफर्ट डालिए अपना, राइट गाइडेंस एंड हार्डवर्क, मतलब ही नहीं होने का। ऐसी क्या चीज है? सोच के देखिए, आप इससे घबरा रहे हैं, तो जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करता हो तो फिर तो पंखे में लटकेंगे फिर तो। क्या वो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ना सिविल सर्विसेज? अच्छा आप 5 साल का होराइजन लेके चलते हैं और कुछ भी नहीं हो तो 0, फिर तो कोई कुछ करे ही नहीं। लेकिन एक्चुअली द मोमेंट यू बिकम द सिविल सर्वेंट, देखिए सोसाइटी में भाई साहब
सबसे पहले तो अगर लड़का कोई है तो क्या लड़की वालों की लाइन लग जाती है, और लड़की है तो लड़कों वालों की लाइन लग जाती है ना। तो एक्चुअली आप जब तक इंस्पायर नहीं करेंगे, जब तक आप इंस्पायर नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। एनीवे, सो वो क्वेश्चन ही गलत था। दो इनकंपेरेबल चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, वो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। अगर आप बोले एनसीएलटी और एनसीएलटी में कौन सुपीरियर है, इट मेक्स सेंस कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एनसीएलटी सुपीरियर अथॉरिटी में रहता है, एनसीएलटी उसकी सबऑर्डिनेट है, ठीक है। ऐसे आप आरओसी, आरडी और एमसीओ कंपेयर कर, तीनों एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इट मेक्स सेंस कि आरओसी का सीनियर कौन है, आरडी का सीनियर कौन है, इट मेक्स सेंस। बट एमसी और एनसी, अच्छा मैं बताऊं, दिल्ली गवर्नमेंट बॉडी है, दिल्ली हाईकोर्ट, क्या आंसर है इसका? क्या दिल्ली गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, दिल्ली हाईकोर्ट जुडिशियल बॉडी है, कोई कंपेरिजन नहीं है। आप बोलेंगे सर 30,000 कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में कौन पड़ा? दिल्ली हाई कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है 30,000 और दिल्ली हाई कोर्ट हाई कोर्ट है। तो मेक्स तो राइट क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं हम कुछ भी बोलते रहे। एक बुक का नाम सुना आपने, यू कैन विन? नहीं सुना? सुना ही नहीं किताब के बारे में? किसने सुना? एनीवन हर्ड अबाउट दिस बुक? यू कैन विन, यू कैन विन। कौन है ऑथर? हाँ चलो कोई बात नहीं। इस किताब, कोई बात नहीं बेटा, उसे सुना था, तुम उस पर हंस रहे हो, बाकियों ने नहीं हंसा तो सुना, ये उल्टी बात हो रही है। अच्छा उसने सुना, बाकी ने नहीं सुना, कम से कम वो आपसे एक कदम आगे तो है, तुम उस पर हंस रहे हो। यू कैन विन के ऑथर है मिस्टर शिव, SHIV, शिव खेरा, KHERA। इन्होंने किताब लिखी है, कभी मौका लगे तो किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। उस किताब में एक लाइन लिखी हुई है, मतलब अब पता है शिव खेरा, ही वाज अ फेलियर इन हिज लाइफ। हमारे सिस्टम सोसाइटी में पता है क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो गलत चल रही है, बहुत मतलब एंडलेस चीजें हैं। पेटीएम जानते हैं? पेटीएम तो इतना पॉपुलर, हु इज द फाउंडर? अखबार समझ आ रहा अखबार की वैल्यू? विजय शेखर शर्मा, ही इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम। लाइफ में फेलियर था, ठीक है। आज देखिए कितना बड़ा ब्रांड क्रिएट कर रखा है। शिव खेरा लाइफ में एक्चुअली क्या है, वो संदीप महेश्वरी का तो नाम सुना होगा। हाँ सर, ये मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है। ये तो बताओ, ही वाज आल्सो फेलियर इन हिज लाइफ, ये तो सुना होगा। तो ऐसे बहुत लोग तो मिलेंगे कि एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कुछ सेट पैटर्न्स हैं, उसमें फिट हो जाओ, हाँ ठीक है। लेकिन वो लोग क्या था, ग्रो करते हैं एक नॉर्मल तरीके ग्रो करते हैं। आप थोड़ा सा दो नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंट बनने की कोशिश करोगे ना, डिफरेंट, तो आप देख कहां पहुंच जाओगे। सब संदीप महेश्वरी नहीं बन सकते, ठीक है। सब शिव खेरा नहीं बन सकते। आज शिव खेरा की क्लासेस होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर तक अटेंड करते हैं। तो बुक पढ़िए, यू कैन। उस किताब में एक लाइन लिखी हुई है बहुत जी, टू गेट द राइट आंसर फर्स्ट द क्वेश्चन शुड बी राइट। क्वेश्चन ही गलत है, आंसर कैसे मिलेगा? जैसे ये क्वेश्चन, भाई सर अब बच्चा खुश हो रहा है कि सर ने जवाब दिया, बनी, बस सोचता सर को आता नहीं होगा, तो क्वेश्चन गलत है। ये भी थिंकिंग डेवलप कीजिए कि राइट क्वेश्चन हम पूछें, क्योंकि आप क्लास में तो पूछ सकते हैं, लेकिन सोचिए आप प्रोफेशनल बनने के बाद ऐसे सोचेंगे और आपकी सोचने का तरीका गड़बड़ है और किसी अच्छी जगह आपने ऐसा बोल दिया, तो क्या आपको सामने वाले आपको बोलेगा यार बेवकूफ है, इसको यही नहीं समझते। दो चीजों को ऐसे कंपेयर करा जो इनकंपेरेबल चीजें हैं, वहां जाके बड़ा मैटर करता है सबकी आपकी। और एक लाइन ऑफ थिंकिंग गड़बड़ अगर है तो गड़बड़ी चलती है, ये मत समझना कि प्रोफेशनल बनने के बाद वो थिंकिंग सही हो जाती है। वो ट्रैक गड़बड़ चल रहा है, वो ट्रैक गड़बड़ रहता है जिंदगी भर को। लाइन ऑफ थिंकिंग, वे हाउ शुड थिंक, द वे शुड एनालाइज, द वे यू शुड अंडरस्टैंड, वो अगर आपका सही है तो आप आगे तक जाते जाएंगे। एक ट्रेन राइट पटरी पे चल रही है, राइट ट्रैक पे चल रही है, तो जहां उसको पहुंचना वहां तो पहुंच जाएगी। लेकिन गलत ट्रैक पे चल रही है ना, तो कितनी भी स्पीड से चले वो आपको अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। मेहनत का डायरेक्शन गलत है, मेहनत कर डायरेक्शन गलत है, वे ऑफ थिंकिंग गलत है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली नहीं जगह पहुंचोगे नहीं। एनीवे, इज दैट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। क्या हम कह सकते हैं कंपनी जो है
एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एओपी है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कह सकते हैं। अब सवाल उठता है ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस कई तरह के होते हैं, तो हमें ये समझना है, मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें आगे आपको अपने आप समझ में आती जाएगी। मैंने क्या होता था, कंटेंट्स बाद में, पहले कंसेप्ट। जिस कंसेप्ट पे कंटेंट्स बने हैं, कंसेप्ट पकड़ लो, कंटेंट्स अपने आप समझ में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कई तरह के होते हैं, और कंपनी जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन पर्सन, तो कौन सी टाइप की एसोसिएशन पर्सन है वो हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन शॉर्ट में एओपी, ब्रॉडली मैं बाद में बताऊं कंपनी कहां फिट होगी, पहले हम टाइप्स ऑफ एसोसिएशन बात करते हैं, फिर वहां बताएंगे कहां पे कंपनी फिट होती है, कंपनी किस तरह की एसोसिएशन पर्सन है। इज दैट क्लियर? एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड, ये नोट कीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मेरी क्लास में बुक सामने होनी चाहिए, और बुक में जो चीज लिखा हुआ उसको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको नोट कीजिए। बुक खुली होनी चाहिए पूरे टाइम, नजर आता रहेगा ना कि भाई सर यहां से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जहां पे आपको लगे एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए उसको। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, यूएन एक्स्ट्रा लग गया। इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इज दैट क्लियर? Anyone who can tell me what is the meaning of the term incorporated association person? कोई भी मुझे ये बता पाए कि साहब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये होता है, यहां इस कॉन्टेक्स्ट में जो अभी हम बात कर रहे हैं। यस, लीगली रजिस्टर्ड। ध्रुव ने बोला कि साहब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है लीगली रजिस्टर्ड। और कोई बच्चा, यस बेटा, नाम क्या आपका? ये माइक, हेलो सर, मनन जोशी। बोलिए सर, ये जो लोग जो पर्सन्स हैं उनके बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है और वो लीगली लिखा हुआ है। ओके, इनका ये कहना है कि साहब कुछ लोगों के बीच में आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एंड दैट इज रिटन, ठीक है। और कोई? अच्छा, एक चीज बताओ, ज्यादातर बच्चे थोड़ा शाई बोलते नहीं, थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेट करो। गलत सही यार मुझे बताओ, सब 19-20 ही है। तुम ज्यादा ये मत समझो कोई आइंस्टीन बैठा हुआ यहां पे, ठीक है। और मैंने तो अपने बारे में बोला कि आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूं, इतना ही फर्क है। तो टेंशन मत लिया करो, मस्त होके बोला करो, ठीक है। क्लास में पार्टिसिपेट करो, उससे पर्सनैलिटी निखरती है आपकी, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। चुप चुप नहीं रहना। अच्छा, कितने लोगों ने सुना होगा कि इनकॉर्पोरेटेड का मतलब, हाथ खाली खड़े कीजिएगा, इसका मतलब रजिस्टर्ड एसोसिएशन पर्सन। ठीक है, हैंड्स डाउन। लेकिन ये गलत है। कोई बात नहीं, देखो मेरा कोई ये पर्पस नहीं कि आपको इंबैरेस करना या आपकी इंसल्ट करना, लेकिन ये जनरल नोशन है। गलती आपकी थोड़ी बताने वाली गलती है। तो एक वीडियो आता है ना, देखो एक स्कूल में पीटीएम होता है, और पीटीएम के अंदर पेरेंट्स है ना, टीचर पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप ठीक से बच्चे को पढ़ाते नहीं है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो दिखाते हैं ना, वो टीचर, वो उसकी मम्मी उसके ऊपर टीचर पे चढ़ाई कर देती है, बोलते कि पढ़ाने का काम आपका है, हमारा है। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस को। सही बात है, सारा सिस्टम उल्टा हो रखा है हमारे कंट्री का। फिर वही बात, स्कूलों वालों ने बदमाशी कर रखी है स्कूल में। बेटा स्कूल सिस्टम तो हमारा एकदम बिगड़ गया है। ये कहते हैं स्कूल जो आज रन हो रहे हैं विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। एक जिम्मेदारी होती है ना कि विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
सेम कॉलेजेस का हाल है, सब जगह बुरा हाल है। कोई मतलब नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है। खाली बस पेरेंट्स को ये फीस दे दो, ये कर दो। अच्छा ऐसे आएगा, देखो सर्कुल आजकल तो क्या है कि ये भी शुरू हो रहा है, स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे आजकल क्लास के, ठीक है। आजकल ये कोरोना के बाद एक नई बीमारी और शुरू हो गई है, बीमारी है, ठीक है। रात को 9 बजे मैसेज आएगा, कल सुबह बच्चे को ये मैप्स के साथ भेजिए। हाँ, घर का एक आदमी तो हमने मार्केट में बिठा रखा है। हाँ ऐसा होता है। हाँ मुझे एक चीज बताओ, सुबह बच्चे स्कूल नॉर्मली कितने बजे जाते हैं? 6:30, 7, साढ़े 8 टाइम। उस समय कोई शॉप तो खुली नहीं होगी। रात को तुम 9 बजे मैसेज भेजो, लाट साहब हो गया। बहुत बुरा हाल है। मैं बता रहा हूं, स्कूलों को इनको ना बहुत टाइट करने की जरूरत है। ये स्कूलों में जो गन मचा रखा है इन लोगों ने, पढ़ाई के अलावा सारे यहाँ पे क्या जो असली जो चीज है ना वो तो मिसिंग है, बाकी सब कुछ नौटंकी हो रही है वहां पे, फुल नौटंकी हो रही है स्कूलों के अंदर, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, बच्चे खराब हो रहे हैं क्योंकि बच्चों को शुरू से क्या किया उन्होंने, सही चीज बताई नहीं और कैसे पढ़ना है क्या होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा तो आजकल आप सीए कोर्स कर रहे हैं, जो बच्चा सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, ये करस्पॉन्डेंस कोर्स है बेसिकली। कोई इंस्टीट्यूट आपने आईसीए में एडमिशन लिया, आईसीए ने आपको मटेरियल दे दिया, आपको कोई प्रॉपर कॉलेज सिस्टम नहीं है कि नहीं? तो दे यू नीड गाइडेंस के लिए आप यहाँ जैसे आप आए हैं, कोई बच्चा कहीं और जाता है, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन मुझे होता है स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है फिर उसको ट्यूशन की जरूरत क्यों है? मैं एक सवाल पूछता हूं, क्यों जरूरत है ट्यूशन की? दे शुड नॉट बी एनी नीड। गड़बड़ क्या है, पढ़ा नहीं रहे हैं अप टू द मार्क। ये सच्चाई है। किसी से आर्ग्यू करा दो, किसी स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से आर्ग्यू करने तैयार हूं। अच्छा सुना होगा स्कूलों में क्या बोलते हैं टीचर, आपको क्लास में बोलते होंगे, तुम ट्यूशन तो पढ़ते हो, फिर हम सोचते हैं हम क्यों पढ़ाएं। सुना ऐसा डायलॉग आता है? अच्छा ऐसा होता है, ट्यूशन में तो तुम पढ़ ही लोगे तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, मैडम में बोलती है, ठीक है। मैं कहा मैडम इट इज अदर वे राउंड, इट इज अदर वे राउंड। अगर आप ठीक पढ़ाते तो मुझे ट्यूशन में जाने की जरूरत थी। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? वो भी आपकी गलती निकाल रहे हैं। मजा आ रहा है कि ट्यूशन में जाने में पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है। मैं अपने बच्चों को देखता, अच्छा एक तो स्कूल से जब आना जाना, सुबह सुबह जाना, फिर आना कर टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, बच्चा थक के ऑलमोस्ट समझिए 75% उसका टाइम भले उसका, लेकिन एनर्जी 75 पे खत्म हो चुकी होती है स्कूल से आते आते तक। पूरे दिन की जो एनर्जी है इसका 75% में नील बट्टा सन्नाटा है। वो सब कुछ दोबारा पड़ता है। तो गए किस लिए थे? सच्चाई है, तो सब कुछ आगे दोबारा पढ़ना है। मतलब मेरे तो दिमाग में है, मेरे दिमाग में कि कुछ ऐसे स्कूल सेटअप करें आपको, वो स्कूल्स आपको जहां बच्चा पढ़ ले वो कोई ट्यूशन नहीं होती है, और ऐसे टीचर रखे जाएं जो कि आपको इतने स्ट्रांग कर दें फंडामेंटली कि आपको जरूरत है, क्या जरूरत है। हमने मेरे कॉलेज टाइम तक एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ी है, नॉट इवन सिंगल ट्यूशन कॉलेज टाइम तक, मतलब ही नहीं है। हाँ सीएस कोर्स जब ज्वाइन किया था, अगेन जैसे सीए कोर्स है, करस्पॉन्डेंस कोर्स है, उस समय हमने कोचिंग, ठीक है, वो भी जो गवर्नमेंट की जो कोचिंग जैसे सीए इंस्टीट्यूट कराता है, सीएस इंस्टीट्यूट, वहां जाए कोचिंग। प्राइवेट कोचिंग उस समय होती नहीं थी हमारे समय में, जरूरत ही नहीं। ये जो सिस्टम जो बिगड़ा है ना एक्चुअली वो बहुत खराब है। आप आ रहे हैं, आपको प्रॉपर कॉलेज है, यू नीड गाइडेंस। लेकिन जो कॉलेज स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको ट्यूशन की क्या जरूरत है? लेकिन आजकल देखो पहली क्लास के बच्चे ट्यूशन लगवा रहे हैं। अगर टीचर कहते हैं ट्यूशन नहीं लगवा, तो पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आप अपने बच्चे की ट्यूशन नहीं लगा के उसका भविष्य खराब कर रहे हैं। खूब गेम चल रही है, बता रहा हूं, सब खूब गेम चल रही है। अच्छा बेचारा पेरेंट्स क्या होता है, बच्चे की एजुकेशन का मामला इमोशनल होता है, या कल के दिन बोले कि पैसे बचाने के चक्कर में ट्यूशन नहीं लगाई, ठीक है, ये इमोशनल गेम में चल रहे हैं, ठीक है, हो कुछ नहीं रहा है। एनीवे देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर अगेन मैं बोला कोई बच्चा ये नहीं बोला कि मेरे मम्मी और पापा स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, प्लीज नो पर्सनल रिमार्क्स, ठीक है, उसको लेना भी नहीं, ठीक है, पर्सनल बात ही नहीं हो रही है। देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और एक चीज को मैं समझाऊं तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक आप डिक्शनरी में किसी वर्ड का मतलब देखते हैं, कई बच्चों से देखते ही नहीं हम, तो कोई बात नहीं, देखना शुरू करो। ये तो पता होगा कि एक मीनिंग दिया होता है, मल्टीपल मीनिंग दिया होता है। इसका क्या मतलब होता है, क्यों मल्टीपल मीनिंग दिया होता है? मतलब वन वर्ड है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मायने होते हैं। वर्ड वही है,
बट अलग अलग संदर्भ में उसके अलग अलग मायने, इसलिए वो मल्टीपल। और कई बार डिक्शनरी में उसको एग्जाम्पल देके भी समझाया होता है कि साहब इसको ये सेंटेंस बना के भी दिखाया होता है कि ऐसे इसका मीनिंग लेना। कई बार बच्चे कुछ पूछते हैं सर इस वर्ड का क्या मतलब है, तो हम मैं पूछता हूं बेटा आपने किस कहां पढ़ा है, किस पूरा सेंटेंस बताओ मुझे। क्यों, आपने वर्ड पूछ लिया, मैंने एक मीनिंग बता दिया, लेकिन मतलब आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, अब मैं वो मीनिंग वहां फिट ही नहीं हुआ, आप गड़बड़ हो जाओगे ना। हम पूछते हैं हमने कहां पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट दिखाओ मुझे, तब मैं मीनिंग बताऊंगा। तो एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग। जैसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक, सुनो चेक क्रॉस करते हैं, सुनो लिखते हैं अकाउंट पे ही क्रॉस करते हैं। क्रॉसिंग द रोड सेम स्पेलिंग है, CROSSING, ये सुनो, क्या मीनिंग में बहुत डिफरेंस है? ये सुनो, हम बोलते हैं क्वार्टर ऑफ द ईयर 3 महीने, क्वार्टर ऑफ द ईयर 3 महीने। सर्विस क्वार्टर, सुना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने के लिए जो गवर्नमेंट के सर्विस क्वार्टर, सेम स्पेलिंग है, QUARTER, ये सुनो सेम स्पेलिंग, क्या मीनिंग फर्क है? तो एक बार मैं क्लास में आपको बता रहा हूं, वैसे ही किसी क्लास में बता रहा था ये सेम एग्जाम्पल, तो एक बार चल रहा सर एक और क्वार्टर होता है। मैं कहा हाँ बेटा ज्यादा सोच रहा तू, ठीक है। एनीवे मैं कहने का मतलब है कि साहब वन वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये बात क्लियर है? तो जब हम इन कॉर्पोरेट, ये बेसिक प्रिंसिपल समझने कि हम सोचना कैसे है, मैं हमेशा इस बात पे काम करता हूं, सोचना कैसे, समझना कैसे है, हमारे समझने का तरीका गड़बड़ है। और एक बार समझने का तरीका सही बैठ गया, अच्छा कई बार बच्चे मैंने देखा कहीं लिखा हो मैक्सिमम 50, फिर कोई बच्चा वाला सर 51 नहीं हो सकते। भाई इसका मतलब तेरे को मैक्सिमम वर्ड का मतलब ही नहीं पता। ये अच्छा कई बच्चों को मैंने बोल देते हैं बेटा तू क्यों पूछ रहा है मैक्सिमम, सर वेरीफाई कर रहा था, चेक कर रहा था कि ठीक मैं ठीक सोच रहा हूँ। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोचने का तरीका गड़बड़ हो रखा है, इस पे काम करने की जरूरत है कि अगर सोचने का तरीका बस सही बैठ गया तो क्या प्रॉब्लम नहीं, कुछ और प्रॉब्लम नहीं, सब चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। तो एक बात समझे कि वन वर्ड है डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको एक वर्ड का यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता। यूनिवर्सल मीनिंग ये नहीं कि जहां भी है यूज होगा एक ही मीनिंग हुआ, यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होते। वन वर्ड है डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इज दैट क्लियर? अभी किसी ने इंस्टा पे लिखा कि मैंने अपने फ्रेंड को, आप भी सीखेंगे, आप अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आपको एक नया वर्ड पता लगेगा। एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को बोला लेट्स गो फॉर अ पार्टी, तो दूसरे फ्रेंड ने बोला विल गो डच, विल गो डच। ये आपके लिए बता रहा हूं, आप लोग सीखिए। तो पहले वाला फ्रेंड आपको वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि साहब कहां जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा डच आप ऐसे कंट्री की बात कर सकते हैं, ठीक है। वी विल गो डच जब किसी आप पार्टी या कुछ में खर्चे की जहां बात कर रहे हैं तो विल गो डच को बताइए सब मतलब क्या होता है? विल गो डच का मतलब कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा है, सब लोग अपने मतलब जो भी है मतलब शेयरिंग करेंगे खर्चे को, ये टर्म यूज होता है इस तरीके। अब देखो डच का मतलब यहां पे देखो क्या है, तो बोलते हैं ना फ्रेंड्स बोलते हैं चल पार्टी दे, मतलब कोई पार्टी वार्टी नहीं, विल गो डच। कितना अच्छा वर्ड है, लेकिन क्या अब इसका मीनिंग डच का एक कंट्री कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। एक ही वर्ड के 50 मीनिंग होते हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट 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 के हिसाब से मीनिंग बदलते रहते हैं। एनीवे यहां पे देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जब हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन का मतलब है दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो अपने आप क्या हो गया कि साहब जो अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, नहीं है, नहीं है, अपने आप ही उल्टा हो गया। जिसकी है मैंने टिक कर दिया है, और जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है क्रॉस कर दिया, वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी जो बता रहे इनकॉर्पोरेटेड, कई जगह इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड होता है लेकिन वो अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। मैंने बताया इस कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये है कि जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, हम बोले कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड तो वहां क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड वहां है, लेकिन यहां इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये। अब आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज गॉट एंटिटी
पर्सनैलिटी, एंटिटी, पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन विच इज गिवन बाय लॉ। सब मिल जाएगा लिखा हुआ, टेंशन मत लीजिए, सुन लीजिए आप, अभी लिखने की टेंशन मत लीजिए, खाली ये चार्ट ऐसे बना लीजिए, ठीक है? जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं, जो मैं खाली लिख रहा हूं, वो खाली इतना नोट कर लीजिए। मतलब दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज गॉट एंटिटी और पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन and given by law, legal, and that personality is separate from its constituents, जिससे वो एसोसिएशन बनी है, उसको कहते हैं कौन से उसके हिस्से हैं, उससे उसकी पर्सनैलिटी अलग है। आई रिपीट, दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच हैज गॉट इट्स एंटिटी और पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन एंड दैट एंटिटी और पर्सनैलिटी सेपरेट, किससे सेपरेट है? ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उससे पर्सनैलिटी उसकी अलग है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग है और वो एसोसिएशन अलग है। और ये किसने दिया है कंसेप्ट? उसे लॉ ने। इसे टर्म क्या पड़ गया? सेपरेट लीगल एंटिटी। मुझे बताइए, इसका मतलब कोई भी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन है, इसका मतलब वो ऐसा एसोसिएट पर्सन है जिसे क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मुझे बताइए, क्या इंप्लाई, क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब ये भी आ रहा है कि साहब क्या उस एसोसिएशन पर्सन को क्या हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, पर्सन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या आप और हम सब क्या नेचुरल पर्सन है? वी आर ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर, क्रिएशन ऑफ गॉड। वी आर नॉट क्रिएशन ऑफ लॉ, वी आर क्रिएशन ऑफ नेचर ऑफ गॉड। तो वी आर नेचुरल पर्सन, नेचर ने हम बनाया, ठीक है? लेकिन जब इनकॉर्पोरेटेड पर्सन की बोल रहे हैं कि साहब वो एसोसिएशन पर्सन जिसकी अपनी एक एंटिटी है, अभी समझने में ध्यान दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ आएगा। एंटिटी है, पर्सनैलिटी है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग है, सेपरेट है, एंड उसका किसने दिया ये कंसेप्ट? किसने? लॉ ने दिया है, नेचर ने नहीं दिया है। तो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, बट क्या नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इसका ऑटोमेटिकली, इसका तो कोई भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इसका मतलब क्या है? उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इससे क्या मतलब, क्या वो एक पर्सन है? यस। विच पर्सन? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप हम सब नेचुरल पर्सन है। क्या भगवान ने हमें ब्रेन दिया है टू डिसाइड द वेरियस थिंग्स? है ना? कई बच्चा सोच रहा दिया कि नहीं दिया? ये दिया, सबको दिया है, सबको दिया, ठीक है। अच्छा, क्या जो डिसीजन हम ब्रेन से लेते हैं, क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन हमारे लिम्स करते हैं, हाथ पैर, हमारी बॉडी? ये सुनो, जैसे एक बच्चा बोल रहा है, जैसे ही 7:30 बजे क्लास खत्म होगी, ठीक है, बड़े जोर से भूख लगी है, भाग के फटाफट नीचे 2 समोसे खींच देने, और क्लास खत्म हुई, वो फटाफट गया, और तो डिसीजन किसने लिया था? ब्रेन ने। क्लास खत्म होते ही जो आप भाग के गए, ठीक है, आपके हाथ पैर चले, आपने परचेज किया, आपने खाया, तो क्या आपकी बॉडी लिम्स क्या उसको एग्जीक्यूट कर, उस डिसीजन को क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये सुनो, लेकिन ये फैसिलिटी क्या सिर्फ नेचुरल पर्सन के पास है? क्या आर्टिफिशियल पर्सन का अपना कोई ब्रेन होता है? नहीं। तो क्या उसके कोई लिम्स होते हैं? नहीं। तो क्या जब भी आर्टिफिशियल पर्सन की बात होगी, क्या साथ में कुछ नेचुरल पर्सन जुड़े होंगे? यस। अच्छा, वो नेचुरल पर्सन क्या करेंगे? जितने नेचुरल पर्सन उस आर्टिफिशियल पर्सन के साथ जुड़े होंगे, उनमें से कुछ नेचुरल पर्सन उस आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, और कुछ नेचुरल पर्सन उस आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे उन डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे। जब भी आर्टिफिशियल पर्सन की बात होगी, साथ में क्या होगी? साथ में कुछ ना कुछ नेचुरल पर्सन, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन के पास ना तो अपना दिमाग है टू टेक द डिसीजन, ना लिम्स है टू इंप्लीमेंट द डिसीजन, तो इसलिए साथ में हमेशा कुछ ना कुछ नेचुरल पर्सन जरूर होंगे। अभी मैं सब चीज बताऊंगा, इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, अनइनकॉर्पोरेटेड भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती का मतलब क्या है? उसकी अपनी कोई एंटिटी नहीं है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग है। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी पहचान अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग नहीं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हाँ है ना? हाँ है ना? उसकी अलग से कोई पहचान नहीं है, इट इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज, कोई भी मुझे बताएगा साहब, आपने पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है, और थोड़ा बहुत उसमें लॉ भी बताया था, ठीक है? फर्म की डेफिनेशन क्या है ब्रॉडली? फर्म, पार्टनरशिप फर्म को कैसे डिफाइन करते हैं?
दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. आई एम टॉकिंग ऑफ फर्म की डेफिनेशन की. कलेक्टिव, कलेक्टिव नेम कुछ हद तक सही है, पूरा सही नहीं है. सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा जरूर होगा कि पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन उसी में आता है. पार्टनरशिप द रिलेशन बिटवीन सर्टेन पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. फिर लिखते हैं एंड ऑल द इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म. याद आ रहा है? तो फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर. फर्म का मतलब ये है, फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर. अच्छा, फर्म पार्टनरशिप फर्म में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? पार्टनर्स. अच्छा, फर्म की डेफिनेशन क्या है? फर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल. इसका क्या फर्म की अपनी कोई अलग से पहचान है? इट इज नोन बाय इट्स पार्टनर्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन? जिसकी अपनी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. इट इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. तो कहने से दैट पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन. ये सुनो, पार्टनरशिप फर्म कह सकता हूं क्या एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? ये सुनो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है लेकिन इसकी कोई अलग से पहचान नहीं. इट इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. फर्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर. कौन कॉन्स्टिट्यूएंट? पार्टनर. तो ऑल द पार्टनर्स और फर्म एक ही बात है. फर्म की अपनी अलग से कोई पहचान नहीं. तो कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इज दैट क्लियर? नाउ कई लोगों को ऐसा लगता होगा सर ने अभी आधा पेज ही पढ़ाया. सर बेटा मैं अभी क्या रहा हूं, बिल्डिंग जब बनती है देखते हो सर, न्यू फाउंडेशन डलती है, बहुत टाइम लगता है उसमें. देखना फिर फ्लोर फटाफट खींच जाते हैं. तो बोला यार अभी फाउंडेशन अभी तो डली थी, अचानक देखा इतनी फटाफट इतने फ्लोर बन गए. बेस बनने में टाइम लगता है. मैं बेस बना रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर्स वो सब हो जाएगा. बेटा तुम तो फाउंडेशन और फाइनल वालों को ही पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लेनी सब चीजों की, वो हमारी जिम्मेदारी है. बेस बन जाएगा ना तो अपने आप भागने लग जाओगे, अपने आप समझ में आने लग जाएगा. तुम आगे आगे सर ये तो सब समझ में आ रहा है. अब देखो पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ेंगे. अभी से आपको एक चीज पता लगे कि साहब ये क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इज दैट क्लियर? देखिए अब जो इनकॉर्पोरेटेड, हमने पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दो पार्ट में डिवाइड किया, इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड. तो अनइनकॉर्पोरेटेड की बात खत्म एंड उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया पार्टनरशिप फर्म, वो बात. अब हम खाली किसकी बात करेंगे? इनकॉर्पोरेटेड. अब देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेटा 5 मिनट ऊपर हो जाए कोई टेंशन तो नहीं है? मैं शिकायत तो नहीं करोगे वैभव सर से? हमारी मेट्रो छुड़वा दी सर ने. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यही ना? टिक कर दिया, मतलब होती है. इसका तो क्या वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बताया था अभी मैंने, बताया था. क्लियर? अब यहां पे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये दो तरह के होते हैं. स्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ, स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ. दूसरा स्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एक स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ और दूसरा स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. खाली चार्ट बना लीजिए, बाकी लैंग्वेज में ज्यादा लिखी होती है, अपने आप समझ में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, कंपनी लॉ में क्या स्टैब्लिश हो? ऑब्वियसली कंपनीज है ना, कंपनी लॉ. अच्छा, कंपनी लॉ का मतलब आज कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले जो भी थे इंडियन कंपनी एक्ट 1918 एंड ऑल दैट, ठीक है. अच्छा, इसका तो हम स्टैब्लिश अंडर कंपनी, तो सारी कंपनीज की बात कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट लॉ में, कंपनी लॉ में, या इससे पहले जो कंपनी लॉ थे जो भी स्टैब्लिश हुई, हाँ है ना? इधर जितनी भी कंपनीज हैं क्या सब यहां फिट हो जाएंगी? ये सुनो, क्लियर? अच्छा जो कंपनी लॉ है, जैसे आज कंपनीज एक्ट 2013 है,
क्या ये भी तो पार्लियामेंट ने बनाया? बताया था, कंपनी यूनियन लिस्ट मैटर पे बना हुआ है। अच्छा, लेकिन क्या कंपनी एक्ट जो बना, क्या सिर्फ एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एनी नंबर ऑफ कंपनी कैन बी स्टैब्लिश एनी? लेकिन अगर पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट ने बनाया है जिस एक्ट में, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा एक्ट पास करे जो सिर्फ आपको एक ही संस्था को स्टैब्लिश करने के लिए, एक संस्था, वन टाइप नहीं बोल रहा, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो स्पेशल एक्ट है? हाँ या ना? अगर एक पार्लियामेंट, कंपनीज एक्ट भी पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन वो कोई एक संस्था के लिए नहीं, एनी नंबर ऑफ कंपनी, कितनी कंपनी बन चुकी और आगे बनती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा एक्ट पास करे जो सिर्फ एक संस्था, ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो स्पेशल एक्ट है? स्पेशली पास बाय द पार्लियामेंट टू सेट अप वन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है? यस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी जो है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, एलआईसी को स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एलआईसी एक्ट पास किया। तो क्या एलआईसी एक्ट इज स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया is an incorporated associated person established under company law, established under special act of parliament. And what is that name of special act of parliament? LIC Act. ऐसे मैंने बताया एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया था एसबीआई एक्ट। बहुत दूर नहीं जाते हैं, आपका इंस्टीट्यूट जिसके आप स्टूडेंट हैं, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो कह सकते हैं ICAI इज ऑल्सो एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। समझ आ रहा सबको? एवरीवन? अच्छा, एक चीज बताइए, दो चीज लिखी मैंने, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, क्लियर, एंड इनकॉर्पोरेटेड स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो अच्छा, क्या ये स्पेशल एक्ट नहीं? एलआईसी एक्ट के अंदर क्या एलआईसी के अलावा कुछ और स्टैब्लिश हो सकते? नहीं, ठीक है। एसबीआई ओनली एसबीआई के लिए, ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट ओनली आईसीआई के लिए, स्पेशल एक्ट स्पेशली फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कंपनी लॉ भी पार्लियामेंट ने पास किया है, लेकिन एनी नंबर ऑफ कंपनी कैन बी स्टैब्लिश्ड, स्पेशल लॉ नहीं है, ठीक है। आप ये स्पेशल एक्ट है, इसे अब मुझे बताइए, मैंने आपको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या बताया था? ऐसे एसोसिएटेड पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन, इसे क्रिएशन ऑफ लॉ, इसे क्रिएशन ऑफ लॉ। एंड क्या इसके साथ नेचुरल पर्सन भी जुड़े होते हैं? बताया था, अभी बताया था। तो क्या ये कंसेप्ट यहां भी आएगा और यहां भी आएगा? यस और नो? तो दोनों ही इनकॉर्पोरेटेड हैं। मैंने इनकॉर्पोरेटेड का मतलब बताया था कि इनकॉर्पोरेटेड पर्सन दो तरह के होते हैं, सॉरी क्या मतलब होता है, और फिर इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ एंड स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। समझ आया सबको? इज दैट क्लियर? तो क्या कहते हैं, जितनी भी अब देखिए वही कंसेप्ट लगाते हैं, जितनी भी कंपनीज है जो यहां फॉल कर रही हैं, क्या सारी आर्टिफिशियल पर्सन है? क्या उन सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी? अब देखो, तुम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते रहे तो मैं कंसेप्ट से सबको बता दिया, तो पढ़ाऊंगा भी आगे, लेकिन आपको पता लग गया पहले। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? अच्छा, कंपनी में लगाइए, अब कंपनी हैज गॉट एन एंटिटी और पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कौन होता है? मेंबर्स या शेयर होल्डर बोल सकते हैं, मेंबर एक ही बात है। कंपनी की को अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पर्सनैलिटी है जो किससे अलग है? सेपरेट किससे है? मेंबर से, शेयर होल्डर एक ही बात है। और ये कंसेप्ट किसने दिया? लॉ ने, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट मींस कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन। कि जितनी भी कंपनी सब क्या है? पर्सन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, क्या हर कंपनी में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं? क्या वो नेचुरल पर्सन है? उनमें से कुछ लोग कम जो सीनियर लेवल पे क्या कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इंप्लीमेंट क्या कुछ लोग और दूसरे लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अगर ए के बिहाफ पे बी कोई डिसीजन ले या ए के लिए बी कोई चीज करे, तो क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बनता है? हाँ ना, ए के नाम में, इसके नाम से बी कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, बी ए के लिए कर रहा है, ए के नाम में, ऑन बिहाफ ऑफ ए। तो क्या बी एजेंट है और ए क्या है? प्रिंसिपल। इतनी ब्रॉडली तो समझते होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट। तो मुझे कंपनी के जितने भी इंप्लॉई हैं, चाहे वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हो या कंपनी के बिहाफ पे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो,
कोई ब्रेन का काम कर रहा है, कोई लिम्स का काम कर रहा है, जो इंप्लीमेंट कर रहा है लिम्स का काम कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है ब्रेन का काम कर रहा है। क्या वो सब एजेंट है कंपनी की? अब कंपनी क्या है? प्रिंसिपल। तो माना ये जाता है कर कोई और रहा है, माना कंपनी कर रही है। एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। पढ़ते हो ना कि साहब एजेंट का एक्ट माना जाएगा प्रिंसिपल का एक्ट। माना ये तो पढ़ा होगा समझे, ठीक है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे डिटेल में, ठीक है। ये तो सुना होगा कि साहब एजेंट जो करता माना जाता है प्रिंसिपल ही कर रहा है। तो करता कोई और है लेकिन माना जाता है कंपनी कर रही है। हमने कंपनी सुना, इस कंपनी ने इतना पैसा लगाया है, कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी ने बैंक अकाउंट खोला, कंपनी ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली सारी चीज कंपनी के नाम में हो रहा है। तो एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट। कंपनी प्रिंसिपल है और वो लोग क्या है? एजेंट है। एंड दैट्स व्हाई मैंने बताया हम जब भी आर्टिफिशियल पर्सन कंसेप्ट आएगा साथ में नेचुरल पर्सन कंसेप्ट भी आएगा। क्लियर? अच्छा, क्या LIC आपको है या SBI है या ICI है, क्या ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है? हाँ ना? कंफ्यूज नहीं हो ना, आपके सामने चार्ट है। क्या ये भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है? लेकिन क्या ये कंपनीज है? नहीं, इनको बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इस तरह की जो अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कंपनी लॉ में स्टैब्लिश नहीं है, इनको कंपनी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी या स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। और कई लोग इसको कंपनी भी बोलते हैं, लेकिन खाली कंपनी नहीं बोलना। क्या बोलना है? स्टैच्यूटरी कंपनी। लेकिन कंपनी लॉ से गवर्न नहीं होती, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसको। या तो स्टैच्यूटरी, एक बार स्टैच्यूटरी वर्ड होता सेम है सब में, STATUTORY, STATUTORY, स्टैच्यूटरी बॉडी या स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैच्यूटरी कंपनी। ठीक है, कंपनी खाली वर्ड नहीं बोलना कि ये कंपनी लॉ वाली कंपनी थी, इस पर कंपनी लॉ नहीं लगता। अच्छा, ICI स्टैच्यूटरी कंपनी भी बोल सकते हैं, LIC स्टैच्यूटरी कंपनी, लेकिन क्या इस पर कंपनी लॉ लगता है? नहीं, इनके अपने अलग अलग एक्ट्स है, उससे गवर्न होते हैं। इज दैट क्लियर? क्या ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है? क्या इनमें भी नेचुरल पर्सन? अच्छा, ICI जो है, क्या इनके ऑफिस में बहुत सारे इंप्लॉय बैठते हैं? क्या वो सारे ICI को रिप्रेजेंट करते हैं? उनके बिहाफ पे तो डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट। नेचुरल पर्सन कंसेप्ट आ गया, किसके नाम में करें? इन द नेम ऑफ आइस। सब कंसेप्ट वही चला। इसका आर्टिफिशियल पर्सन का कंसेप्ट जो होता है सिर्फ खाली कंपनी का ही होता है या और भी चीज हो सकता है? हर वो चीज जो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है। और इनकॉर्पोरेटेड भी दो तरह की होती है, एक जो कंपनी लॉ में स्टैब्लिश हो रही है जिनको कंपनीज बोल रहे हैं, एंड दूसरा जो अंडर स्पेशल एक्ट, वो क्या बोले? स्टैच्यूटरी बॉडी। उन दोनों की आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंसेप्ट दोनों जगह चलता है। लेकिन जो कंपनी जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली गवर्न होगी, और जो स्टैच्यूटरी बॉडी है अपने स्पेसिफिक एक्ट जो उन पे लग रहा है, LIC के लिए LIC एक्ट, या आपको SBI के लिए SBI एक्ट, ICI के लिए चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली गवर्न होगी। एक कंसेप्ट और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों जगह है। इज दैट क्लियर? हमारा इस पूरे डिस्कशन का पर्पस क्या था? ये पता करना है कंपनी किस तरह की एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। हाँ, है ना? तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या अनइनकॉर्पोरेटेड? इनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड भूल जाइए। इनकॉर्पोरेटेड में कौन सी? एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। इज दैट क्लियर? तो कंपनी इज ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और चीज, पार्टनरशिप फर्म हमेशा क्या है? तो क्या कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के हमेशा अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे? उल्टा है, ये इनकॉर्पोरेटेड है, वो हमेशा अन्य। अब एक लास्ट सेंटेंस और सुन लीजिए। अगर हमने ये इनकॉर्पोरेटेड का मतलब लिया होता, जो कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया था कि हमने सुना कि जो रजिस्टर्ड होती है ना, मैंने वहीं बता दिया कि साहब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कुछ कॉन्टेक्स्ट में रजिस्ट्रेशन भी होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पता ना, वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अगर मैं यहां पर अगर मीनिंग रजिस्टर्ड ले लेता, अगर ले लेता, वो है नहीं यहां पर, अगर ले लेता, तो मुझे बताइए पार्टनरशिप फर्म भी क्या रजिस्टर्ड हो सकती है? उसका रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है बल्कि, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। फॉर्म में भी रजिस्टर्ड, में भी अनरजिस्टर्ड। तो सोचिए अगर रजिस्टर्ड मीनिंग ले लेता तो पार्टनरशिप फर्म कभी तो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती। अगर वो मीनिंग ले लेता कि इनकॉर्पोरेटेड होता रजिस्टर्ड, तो अगर रजिस्टर्ड फर्म होती क्या होती? इनकॉर्पोरेटेड। और अनरजिस्टर्ड होता क्या? अनइनकॉर्पोरेटेड। बट वो गलत है। पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या? अनइनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इट इज नोन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज पार्टनर्स। क्लियर हो गया ना? अब देखो वहां गड़बड़ कर दी होती तो ये गड़बड़ हो जाता। टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने लोकल टीचर सुना है, फर्म अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। लंबे लंबे पढ़ना, मतलब मैं दंडवत, मैं बोलना नहीं चाहता, सही है, मैं क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है,
मतलब एक चीज बिगड़ी अगली बिगड़ जाएगी, क्योंकि बेस ही खराब हो गया। पार्टनरशिप हमेशा अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, इस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, एंड चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन से इसका कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब किससे है? सेपरेट लीगल एंटिटीज। क्लियर है? मजा आया? पक्का? ठीक है, जितना पढ़ाया सब रिवाइज करके आएंगे। और अगली क्लास कब है? ठीक है, मंडे और ट्यूसडे आपको पता है कि वैभव सर ने ऑफ कर दिया है, तो मैं भी ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, वेडनेसडे को मिलते हैं, सारा कुछ आप रिवाइज करके आएंगे और आपका बेस बन रहा है, आगे हम चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।